हाउस में बिताई थी और अभी वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि अचानक ऋषि के फोन पर इशिका सिंघानिया का कॉल आ गया था। इशिका सिंघानिया का नाम अपनी फोन स्क्रीन पर देखते ही ऋषि इरिटेट हो गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इन्हें भी चैन नहीं पड़ता। इतना कहकर ऋषि ने अपना फोन साइलेंट पर कर रख दिया। ऋषि को यूं बड़बड़ाता देख जूही ने उससे पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल था? ऋषि ने जूही को बताया, मिसेस सिंघानिया का। इशिका सिंघानिया का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों जूही के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती थी, पर उसने किसी तरह खुद को शांत किया। फिर जूही ने गहरी सांस लेकर ऋषि से पूछा, तो तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? ऋषि ने जूस का ग्लास टेबल पर रखा और फिर उसने जूही की ओर देखकर उससे कहा, मिसेस सिंघानिया जरूर ये जानने के लिए ही कॉल कर रही होंगी कि कल रात को हम दोनों घर क्यों नहीं आए। ऋषि की ये बात सुनकर जूही घबरा गई। उसने ऋषि से जल्दी से पूछा, फिर अब तुम क्या कहोगे? ऋषि ने जवाब में कहा, क्या कहूंगा? यही कहूंगा कि हम दोनों यहाँ फार्म हाउस आए हुए थे। ये सुनकर जूही ने तुरंत कह दिया, नहीं। जूही का इतना बड़ा रिएक्शन देखकर ऋषि थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। उसने जूही से पूछा, क्यों? जूही ने गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया। फिर उसने ऋषि से कहा, हमने डिसाइड किया था ना कि हम अभी हमारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। फिर जूही की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हाँ बात तो यही हुई थी, तो अभी हम किसी और से नहीं बताएंगे, पर मिसेस सिंघानिया को तो हम लोग बता ही सकते हैं। कम से कम ये हर घंटे कॉल करने हमसे क्वेश्चन आंसर राउंड तो नहीं करेंगी। और वैसे भी जूही, मैं अब किसी से हमारे रिश्ते का सच नहीं छुपाना चाहता। सारी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। जूही ऋषि के जज्बातों को समझती भी थी और उनकी वैल्यू भी करती थी, पर जूही के मन में बस अभी यही चल रहा था कि मुझे सारी दुनिया का डर नहीं है, ना ही मुझे ऋषि तुम्हारे सो कॉल्ड कर्स से डर लगता है। पर न जाने क्यों इशिका सिंघानिया का नाम सुनते ही मेरा मन मुझे रेड सिग्नल भेजने लगता है और बस कहता है कि हमारे रिश्ते का सच बस उन्हें नहीं मालूम पड़ना चाहिए। जूही ने फिर ऋषि से कहा, आई नो ऋषि, बट प्लीज मेरे लिए, मैं अभी किसी को हमारे रिश्ते का सच बताने के लिए रेडी नहीं हूँ। थोड़े टाइम के बाद हम सबको सच बता देंगे। जूही की रिक्वेस्ट सुनकर ऋषि ने उसकी बात मान ली। उसने कहा, ठीक है, जब तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, बस तुम टेंशन मत लिया करो। जूही ने मुस्कुराकर ऋषि से थैंक यू कह दिया। इतने में इशिका सिंघानिया का वापस से कॉल आने लगा, जिसे देखकर ऋषि ने हंसकर कहा, लो वापस से कॉल आ गई। अब जब तक मैं उठाऊंगा नहीं तब तक ये बचता ही रहेगा। ऋषि की इस बात को लेकर जूही नर्वस हो गई। उसने घबराते हुए ऋषि से पूछा, तो अब क्या करें हम? ऋषि ने इशारे से जूही को शांत रहने के लिए कहा और फिर उसने फोन उठा लिया। फोन उठाकर ऋषि ने कहा, हेलो। उधर से जवाब में इशिका सिंघानिया ने पूछा, ऋषि तुम कहाँ हो? कल रात घर क्यों नहीं आए? इशिका सिंघानिया के एक के बाद एक सवाल सुनकर ऋषि इरिटेट हो गया। उसने इम्पेशेंटली कहा, मैं फार्म हाउस में हूँ। ऋषि का जवाब सुनकर इशिका सिंघानिया एक पल को शांत हो गई। फिर उन्होंने ऋषि से आराम से पूछा, तुम वहां? तुम्हें नेहा की याद आ रही है? नेहा का नाम सुनकर ऋषि ने ध्यान दिया कि न जाने कब से उसने नेहा के बारे में सोचा भी नहीं था। पर ऋषि ने इशिका सिंघानिया के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना पूछा, कोई काम था आपको? ऋषि की इम्पेशेंट आवाज सुनकर इशिका सिंघानिया समझ गई कि ऋषि अब उनके सवालों से परेशान होने लगा है, तो उन्होंने ऋषि से उसके बारे में और कुछ नहीं पूछा। पर वो फिर बोली, ऋषि, वो जूही, वो कहाँ है? वो भी कल रात घर नहीं आई। ऋषि ने एक नजर जूही की ओर देखा। जूही को हैरान परेशान देखकर ऋषि फिर मुस्कुरा दिया और इशिका सिंघानिया से शॉक्ड होकर पूछा, क्या जूही कल रात घर नहीं आई? लगता है इस लड़की की बहुत हिम्मत बढ़ गई है। फिर कुछ रुक कर ऋषि ने कहा, मैं अभी बिजी हूं, जूही की खबर बाद में लूंगा। इतना कहकर ऋषि ने फोन काट लिया।
तब जाकर जूही ने चैन की सांस ली। वो ऋषि की तारीफों के पुल बांधने लगी। उसने कहा, वाओ ऋषि, तुम सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बल्कि उससे भी अच्छे एक्टर हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। ऋषि जूही की तारीफों के बदले कुछ कह पाता उससे पहले ही इस बार जूही का फोन बजा। जूही को एक अंदाजा हो रहा था कि ये किसकी कॉल हो सकती है, और जब डाइनिंग टेबल से उठकर जूही ने बेडरूम में अपना फोन देखा तो उसका डर सच साबित हो गया, क्योंकि इस बार ऋषिका सिंघानिया ने उसे कॉल लगाया था। जूही हड़बड़ाते हुए अपना फोन लेकर ऋषि के पास डाइनिंग टेबल पर पहुंची और घबराते हुए उससे कहने लगी, ऋषि, अब मैं क्या करूं, क्या कहूं, बताओ ना कुछ। तुम चुप क्यों बैठे हो? ऋषि, बोलो जल्दी। जूही को इतना घबराता देख ऋषि को थोड़ा फनी लग रहा था। उसने जूही से हंसकर कहा, देख लो, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि हम सबको सब सच सच बता देते हैं। अब हमें एक झूठ छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा। ऋषि की बात सुनकर जूही ने उससे गुस्से में कहा, ज्ञान बस झाड़ो तुम, एडवाइस मत देना। इतना कहकर जूही ने इशिका सिंघानिया की कॉल उठा ली। जूही ने गहरी सांस लेकर इशिका सिंघानिया से कहा, हेलो मिसेस सिंघानिया। जूही की कॉल उठाते ही इशिका सिंघानिया ने उससे पूछा, जूही, कहाँ हो तुम? कल रात से घर क्यों नहीं आई? फिर इशिका सिंघानिया ने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कल रात से तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी? इशिका सिंघानिया ने बात सुनकर जूही ने एक बार ऋषि की ओर देखा, पर वो अभी भी मजे से मुस्कुरा रहा था। ये देखकर जूही ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने इशिका सिंघानिया से कहा, सॉरी मिसेस सिंघानिया, पर कल पार्टी के बाद मुझे मेरा एक फ्रेंड मिल गया था, तो मैं उसी के साथ चली गई और फिर टाइम का पता ही नहीं चला। जूही के इतना कहते ही इशिका सिंघानिया बोल पड़ी, कौन सा दोस्त? वो डॉक्टर, क्या नाम था उसका? रचित। इशिका सिंघानिया के मुंह से रचित का नाम सुनकर जूही सरप्राइज्ड हो गई। उसने इशिका सिंघानिया से पूछा, आपको रचित के बारे में कैसे पता? जूही के इतना पूछते ही इशिका सिंघानिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, तुमने ही तो बताया था मुझे, और कैसे पता होगा मुझे? जूही ने इस पर कहा, पर जहां तक मुझे याद है मैंने कभी भी आपसे रचित के बारे में कोई बात नहीं की है। जूही की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने जूही को ही गलत साबित कर दिया। वो कहने लगी, अरे, जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी तब तुमने मुझसे डॉक्टर रचित की बात की थी, और शायद तुम पॉइजनिंग की वजह से होश में नहीं थी। इशिका सिंघानिया ने फिर जूही के जवाब का इंतजार नहीं किया और बात घुमाते हुए वो जूही से कहने लगी, चलो अच्छा अब छोड़ो, मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। ओके बाय। अपनी बात कहकर इशिका सिंघानिया ने कॉल कट कर दी। जूही को इशिका सिंघानिया का बिहेवियर बड़ा वियर्ड लगा। उसने ऋषि से कहा, ऋषि, मुझे लग रहा है कि मिसेस सिंघानिया ने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है। ऋषि ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ हो सकता है, इसमें इतनी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर बनने वाली थी, तो उनका तुम्हारे बारे में पता लगाना नॉर्मल है। फिर कुछ रुककर ऋषि ने जूही से कहा, तुमने तो देखा ही होगा कि वो मुझ पर कितना ध्यान देती है। खैर, वो मेरे मैटर्स पर बहुत इंटरफेयर करती है, पर हमेशा से उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो आई लेट हर डू जो भी उन्हें करना होता है। जूही ने ऋषि की बात सुनकर धीमे से कहा, ओह। जूही को यूं चुप देखकर ऋषि ने कहा, बट डोंट वरी, मैं उन्हें तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने दूंगा, और उनके कहने या ना कहने से तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में बदलेगी नहीं। तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा रहोगी। तुम मिसेस जूही ऋषि सिंघानिया हो, ओके? जूही ने धीमे से अपना सिर हिला दिया। ऋषि ने फिर कहा, नाउ स्माइल। ऋषि की बात सुनकर जूही मुस्कुरा दी। फिर कुछ रुक कर ऋषि ने कहा, वैसे अगर मिसेस सिंघानिया को पता चल जाता कि मैंने तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के लिए चुना है, तो वो तुम्हें कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करती, क्योंकि जो भी हो, पर आज तक उन्होंने मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया है। ऋषि की बात पर जूही मन ही मन खुद से कहने लगी, हाँ, तुम्हारा ही साथ दिया है ऋषि, पर मुझे तो लगता है कि अगर हमारे रिश्ते की भनक भी लग गई ना, तो वो मेरे बारे में और भी इन्वेस्टिगेट करेंगी, और फिर वो मेरा साथ देंगी या नहीं, आई डोंट नो। जूही अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी वहां विनय आ गया। विनय ने आते ही ऋषि से कहा,
सर, ऋषि ने देखा कि विनय कुछ परेशान लग रहा था तो ऋषि भी अलर्ट हो गया। ऋषि ने विनय से पूछा, What happened? विनय ने एक बार जूही की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, ऋषि सर ने मुझे जूही इंडस्ट्रीज और उससे रिलेटेड सभी लोगों पर नजर रखने को कहा था, तो मिस रिया की खबर मुझ तक इतनी जल्दी पहुंच गई। वो जैसी भी थी पर उनके साथ बहुत बुरा हुआ। फिर एक गहरी सांस लेकर विनय ने जूही और ऋषि को बताया, सर, अभी मुझे खबर मिली है कि कल रात कुछ लोगों ने मिस रिया के साथ मिसबिहेव किया और क्लब में उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ये सब सुनकर जूही को बहुत बड़ा धक्का लगा। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। उसने विनय से पूछा, क्या? कैसे? मतलब कल ही रात में तो हम उससे मिले थे। फिर ऋषि ने जूही को संभाला और विनय से पूछा, ठीक से बताओ। विनय ने डिटेल में सब कुछ ऋषि और जूही को बता दिया। फिर आखिर में उसने इतना ही कहा, सर, अभी वो आदमी पकड़े तो नहीं गए हैं, पर मिसेस पाठक ने इस केस पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। ऋषि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर उसने जूही की ओर देखा। जूही एकदम चुपचाप खड़ी थी। हाँ, जूही रिया के बारे में सुनकर शॉक्ड हो गई थी। वो इस न्यूज से खुश नहीं थी, पर उसे कोई दुख भी नहीं था। जूही और रिया बस नाम के लिए एक परिवार थे। उनका रिश्ता तो दो अजनबियों से बदतर था। तो रिया की लाइफ में कुछ भी हो जाए, जूही उसमें सिर्फ एक दर्शक थी। वो रिया की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी और ना ही वो चाहती थी कि रिया उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। पर शायद जूही की चुप्पी को ऋषि ने उसका रिया के लिए कंसर्न समझ लिया। तो ऋषि ने जूही से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? जूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर ऋषि ने जूही को गले से लगा लिया। ये देखकर विनय ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। इतना कहकर विनय वहां से चला गया। ऋषि ने जूही को कस कर हक किया हुआ था और बार बार कह रहा था, आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऋषि को देखकर जूही को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि उसे संभाल रहा है या खुद को समझा रहा है। आखिर ऋषि के दिमाग में चल क्या रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। विनय ने ऋषि और जूही को रिया के साथ हुए हादसे के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर जूही को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर ऋषि कुछ घबरा सा गया था। ऋषि ने जूही को गले से लगा दिया था और वो बार बार बस उससे यही कही जा रहा था, आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। जूही ने ऋषि से सिर हिलाकर कहा, आई नो ऋषि, तुम्हारे होते हुए मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। जूही का अपने ऊपर विश्वास देखकर ऋषि कांप उठा। उसने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, नहीं जूही, इतना भी ट्रस्ट मत करो मुझ पर। मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं, मैं बहुत सेल्फिश हूं। ये जानते हुए भी कि मेरे साथ रहने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, मैं तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दे रहा हूं। जूही, आई एम सॉरी, मैं सेल्फिश हो रहा हूं, पर मैं अब तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। पर अगले ही पल ऋषि के दिल में यह ख्याल आया कि पर अगर मेरी वजह से जूही को कुछ हो गया तो। जूही ने ऋषि का कांपना महसूस किया। उसने ऋषि को आज तक ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था। जूही के लिए ऋषि उस मजबूत चट्टान की तरह था जो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी सीधा खड़ा रहता है। तो फिर आज यूं ऋषि को कमजोर पड़ता देख जूही ऋषि के लिए परेशान हो गई। जूही ने ऋषि से पूछा, ऋषि क्या हुआ? पर ऋषि ने जूही को कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस जूही को और कसकर पकड़ लिया। जब ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया तो जूही ने उससे वापस से पूछा, ऋषि बोलो, क्या बात है, क्या हुआ? तुम कहते हो ना कि तुम पर हक है मेरा, तो बताओ क्या बात हो गई? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जूही के इतना पूछने पर ऋषि ने जूही से कहा, बस एक मौका, बताओ, जाना चाहती हूं मुझसे दूर? जूही को ऋषि की बात कुछ समझ में नहीं आई,
तो जूही ने ऋषि से कहा, ऋषि क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बोलो। ऋषि ने फिर जूही से कहा, आज तक जो भी लड़की मेरे करीब आई उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। रिया, उससे तो मेरा कोई लेना देना भी नहीं था, फिर भी मेरे कांटेक्ट में आते ही उसके साथ वो सब हो गया। तो अगर तुम अब भी मुझसे दूर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो और मैं तुम्हारी सभी जरूरतों का ख्याल भी रखूंगा। ऋषि के इतना कहने पर जूही सब समझ गई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे हमेशा लगता था कि ऋषि अकड़ू है, दिल से नहीं दिमाग से सोचता है, पर ये एक नंबर का सॉफ्टी है। आई लव यू ऋषि, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम इतना घबरा जाते हो, पर इतना पक्का है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, हमेशा। जूही ने अपने दोनों हाथ ऋषि के गाल पर रख दिए और उसका चेहरा अपनी तरफ कर दिया। फिर जूही ने ऋषि की आंखों में देखकर कहा, नहीं, एक बार नहीं, मैं तुम्हें 1000 बार कहती हूँ ऋषि कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं नहीं डरती किसी कर्ज से। तुम मेरी लाइफ के बैन नहीं, बून हो। तुम्हारा मेरी लाइफ में होना मेरे लिए दुनिया का बेस्ट गिफ्ट है। तुम मेरे प्रोटेक्टर हो, सपोर्टर हो। जब भी मुझे किसी की जरूरत होती है तुम जादू की तरह मेरे सामने आ जाते हो। तुम मुझसे कितनी ही बार क्यों ना पूछ लो ऋषि, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। जूही ने बातों में ऋषि के दिल में आए तूफान को शांत कर दिया। ऋषि की आंखें नम हो गई। उसने हंसते हुए जूही से कहा, तो ठीक है, अब अगर तुम चाहोगी भी तब भी मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। ऋषि ने जूही को उससे दूर जाने का ऑप्शन तो दे दिया था, पर वो ही जानता है कि कितना तड़पा था वो उन चंद पलों में, इस ख्याल से कि कहीं जूही उससे दूर जाने का फैसला ना कर ले। पर अब जूही का जवाब सुनकर ऋषि ने चैन की सांस ली। ऋषि का मूड कुछ बेटर होता देख जूही को शरारत सूझी और उसने ऋषि से मजाक में कहा, ओह, पर इतनी जल्दी भी खुश मत हो। अगर तुमने मुझे कभी दुखी किया तो क्या पता कि मैं कहीं चली भी जाऊं। ऋषि समझ रहा था कि जूही मजाक कर रही है, तो उसने जूही को अपनी बाहों में भरकर कहा, अच्छा जी, ऐसा क्या? पर वाइफी, आप जहां भी जाएंगी मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा। इस लाइफ में तो आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। ऋषि के इतना कहते ही ऋषि और जूही दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उसके बाद जूही ने ऋषि से कहा, पर अब जो भी हो, तुम शुरुआत से मेरे साथ बहुत खड़ूस थे। मुझे लगता था दैट यू हेट मी। जूही की इस बात पर ऋषि ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि हर किसी के साथ वैसा ही था। तुम्हारी लैंग्वेज में कहे तो खड़ूस। इस पर जूही ने अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, ओह। फिर कुछ रुक कर जूही ने ऋषि से पूछा, और अब? ऋषि पहले तो जूही का सवाल सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर उसने जूही के गालों को छूते हुए कहा, अब भी मैं सबके साथ वैसा ही हूं, सिवाय अपनी वाइफी के। वाइफी के लिए कुछ भी। ऋषि की इस बात पर जूही ने हंसकर कहा, ओह, फिर तो मिस्टर सिंघानिया आपकी वाइफ बहुत लकी होंगी। ऋषि ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ और क्या, माई वाइफ इज द बेस्ट। इस पर दोनों हंसने लगे। फिर ऋषि ने प्यार से जूही का माथा चूम लिया। ऋषि ने इस वक्त में, इस पल में खुद से एक वादा किया। उसने खुद से कहा, जूही, मैंने तो बचपन से बहुत कुछ देखा है, बहुत धोखे देखे हैं, लोगों को अपने मतलब के हिसाब से बदलते हुए देखा है, तो मैं खुद भी हंसना भूल गया था, अपने एक्सप्रेशंस को छुपाना सीख गया था। पर जूही, तुम मुझसे अलग हो। तुम में बच्चों सी सच्चाई है, अच्छाई है और इनोसेंस, जिसे मैं कभी खोने नहीं दूंगा। जूही, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखूंगा, तुम्हारी इस मुस्कुराहट का ध्यान रखूंगा। मेरे होते हुए कोई भी मुश्किल तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। आई प्रॉमिस। फिर ऋषि ने जूही का फोरहेड छुआ। वहां जख्म तो भर गया था पर अपना निशान छोड़ गया था।
ये निशान पल पर ऋषि को याद दिलाता था कि वो कई बार पहले भी जूही का ख्याल रखने में नाकामयाब हो चुका है, पर साथ ही साथ जूही को सेफ रखने के लिए मोटिवेट भी करता था। कहता था कि अब और कोई गलती की जगह नहीं है, जूही प्रायोरिटी है, उसका ध्यान रखना है। ऋषि को अपने को देखता देख जूही ने उससे पूछा, क्या हुआ ऋषि, कहाँ खो गए? ऋषि ने अपना सिर हिला दिया। फिर उसने जूही से कहा, जूही, अब जब भी तुम अपने पापा से मिलने जाओगी मुझे भी बताना, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ऋषि को अचानक से ये बोलते सुन जूही को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। फिर जूही ने ऋषि से पूछा, तुम मेरे पापा से मिलना चाहते हो? क्यों, मतलब अचानक से क्या हो गया? ऋषि ने जूही के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, कुछ हुआ नहीं है, बस अब जब हम ऑफिशियली साथ हैं तो मैं सोच रहा था कि पेरेंट्स से मिलना तो बनता है ना। जूही ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर कुछ याद करके जूही ने ऋषि से कहा, पर तुम पापा से तो पहले भी मिल चुके हो। इस पर ऋषि ने जूही की नाक पर टैप किया और कहा, अरे वो कैसे एक ही हुआ? तब हमारे बीच सब कुछ फेक था, तुम्हारे पापा से मिलना भी एक नाटक था, पर अब हम सच में साथ हैं, तो इस बार मैं सच में चाहता हूं कि तुम्हारे पापा हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें। ऋषि की इस बात ने जूही के दिल को छू लिया। फिर जूही ने हंसते ऋषि से पूछा, अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड इतना केयरिंग है, इतना सोचता है सबके बारे में। ऋषि ने भी हंसकर अपना सिर हिला दिया और जूही से पूछा, तो बताओ वाइफी, इस बेस्ट हस्बैंड का रिवॉर्ड कहाँ है? जूही ने पूछा, ओह ऐसा क्या, बताओ क्या रिवॉर्ड चाहिए मेरे बेस्ट हस्बैंड को? जूही के इतना पूछते ही ऋषि ने जूही के होंठों को चूम लिया और फिर बोला, वाइफी, ये हस्बैंड बोलने में नहीं बल्कि करने में यकीन रखता है। ऋषि फिर से जूही को किस करने वाला था, पर जूही ने उसे रोक कर कहा, अरे रुको, तुम्हारी सुई घूम फिर कर यही कैसे अटक जाती है? हाँ। ऋषि ने जूही को किस करके चुप करा दिया और फिर बोला, वाइफी, आई वॉन्ट रिवॉर्ड, नो डिस्टर्बेंस। इसके बाद जूही का जो भी रेजिस्टेंस था वो सब ऋषि के प्यार के आगे खत्म हो गया। जूही ऋषि के प्यार में खोने ही वाली थी, पर इस बार जूही ने हार नहीं मानी। उसने ऋषि से कहा, अरे रुको, टाइम देखो, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? ऋषि जूही की ट्रिक समझ रहा था तो उसने टाइम देखकर कहा, हाँ, सच में बहुत लेट हो गया है। जूही को सिर्फ ऋषि के साथ मजाक जो कर रही थी, पर वो सच में जूही के ऊपर से उठकर दूसरी कुर्सी में बैठ गया। ये देखकर जूही को बड़ी हैरानी हुई। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये ऋषि को क्या हो गया? पर अगले ही पल ऋषि की बात सुनकर जूही ने मन की आवाज अपनी सुनी, ये है मेरा ऋषि। क्योंकि ऋषि अभी तो जूही के ऊपर से उठ गया था, पर उसने जूही से कहा, चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है। इतना कहकर ऋषि जूही के करीब आया और उसके कान में कहने लगा, अब तो ऑफिस में ही मैं अपना रिवॉर्ड लूंगा। ऋषि की ये बात सुनकर जूही ने शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिन ऋषि और जूही की जिंदगी में कुछ खास नहीं हुआ। उनकी जिंदगी में प्यार था, वो खुश थे, सब कुछ शांत था, बिल्कुल वैसा जैसा एक तूफान के आने के पहले होता है। आज मौसम थोड़ा खराब था, तेज हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि तेज बारिश होने वाली है। ऐसे में ऋषि और जूही आज महेंद्र पाठक से मिलने हॉस्पिटल जाने वाले थे। ब्रेकफास्ट करके दोनों सिंघानिया विला से निकलने ही वाले थे कि इशिका सिंघानिया ने ऋषि को रोक कर कहा, ऋषि। इशिका सिंघानिया के पुकारने पर ऋषि रुक तो गया, पर उसके चेहरे पर इम्पेशेंस साफ दिख रहा था। इशिका सिंघानिया ने एक कोट ऋषि की ओर बढ़ाकर कहा, ऋषि, ये लो, ये ओवरकोट पहन लो, आज मौसम ठंडा है, बीमार मत पड़ जाना। पर ऋषि ने मुंह बनाकर इशिका सिंघानिया को मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऋषि का इनकार सुनकर इशिका सिंघानिया का मुंह लटक गया। जूही ने अपनी मां को खोने के बाद हमेशा मां की कमी महसूस की थी। नीना पांडे के आने के बाद उसे उम्मीद थी कि नीना पांडे उसे मां का प्यार देंगी, पर नीना पांडे ने तो जूही की जिंदगी ही मुश्किल बना दी थी।
तो आज जब जूही इशिका सिंघानिया को ऋषि की केयर करते देखती थी तो उसे लगता था कि इशिका सिंघानिया ऋषि की बहुत केयर करती है और ऋषि बहुत लकी है। तो जूही ने ऋषि से धीमे से कह दिया, ऋषि ले लो ना ओवरकोट, देखो मिसेस सिंघानिया कितने प्यार से तुम्हें दे रही हैं। जूही के कहने पर ऋषि ने इशिका सिंघानिया से ओवरकोट ले लिया, पर अब इशिका सिंघानिया की आंखों में ना खुशी थी ना ही दुख, बल्कि सिर्फ गुस्सा, नफरत और जलन। ऋषि और जूही की इस करीबी को देखकर इशिका सिंघानिया क्या फैसला लेंगी? क्या ऋषि जूही को आने वाले तूफान से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। इशिका सिंघानिया ने ऋषि को ठंड से बचाने के लिए ओवरकोट पहनने को कहा था, पर ऋषि ने उनको इम्पेशेंटली मना कर दिया था। पर अगले ही पल जब जूही ने ऋषि को ओवरकोट पहनने को कहा तो वो मान गया। ये देखकर इशिका सिंघानिया की आंखों में जूही के लिए नफरत और जलन थी। पर फिर अगले ही पल इशिका सिंघानिया ने मुस्कुराकर जूही से कहा, अरे वाह जूही, इतने कम दिनों में तुम और ऋषि तो बहुत करीब आ गए हो। अभी ऋषि ने मेरी बात नहीं मानी, पर देखो तुम्हारे एक बार कहने पर इसने कोट ले लिया। इशिका सिंघानिया के टोकने पर जूही ने ध्यान दिया कि अभी उससे कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो जूही ने जल्दी से हाथ हिलाकर इशिका सिंघानिया से कहा, नहीं नहीं मिसेस सिंघानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस ऋषि समझता है कि आप उसकी कितनी परवाह करती है, इसीलिए उसने आपका दिया ओवरकोट पहन लिया। पर आज इशिका सिंघानिया जूही की बातों से बिल्कुल खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। ऋषि तुम्हारी ज्यादा। इशिका सिंघानिया अपनी बात कह ही रही थी कि ऋषि ने उन्हें बीच में टोक दिया। ऋषि बोला, ओके इनफ, एक कोट के पीछे आप दोनों कितनी बातें करेंगी? ऋषि के इतना बोलते ही फिर वापस से ओवरकोट का डिस्कशन नहीं हुआ। फिर ऋषि ने जूही का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो, आई एम गेटिंग लेट। ऋषि जूही को अपने साथ ले जाने लगा। आज न ही इशिका सिंघानिया ने ऋषि को रोका और न ही उसे घर जल्दी आने को कहा। उनकी नजर तो सिर्फ ऋषि और जूही के हाथों पर थी, जिन्होंने इस वक्त एक दूसरे को थाम रखा था। ऋषि जल्दी जल्दी जूही को ले जा रहा था तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और वो ऋषि की बाहों में फिसलने ही वाली थी कि उतने में जूही ने खुद को संभाल लिया और ऋषि से थोड़ी सी दूरी बना ली। फिर जूही ने ऋषि से थोड़ा जोर देकर कहा, ऋषि क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। पीछे मिसेस सिंघानिया खड़ी हैं, वो सब देख रही हैं। ऋषि। जूही के बार बार कहने पर ऋषि ने बेमन से जूही का हाथ छोड़ दिया और बोला, सो बोरिंग, छुपाना ही क्यों है? जूही ने ऋषि को इग्नोर किया। बहुत देर से ही जूही को खतरे का एहसास हो रहा था, बस जो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहती थी। तो जूही ने अपने कदम तेज किए और वो गाड़ी की तरफ जाने लगी। ये देखकर ऋषि भी जल्दी जल्दी जूही के पीछे आ गया। जूही ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो इशिका सिंघानिया के एक्सप्रेशंस देखने में भी डर रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, आज सब मेरी ही गलती है। मुझे इशिका सिंघानिया के सामने ऐसे ऋषि से हक से बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं? मानती हूं कि इशिका सिंघानिया ने आज तक मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है, पर न जाने क्यों मुझे उनके साथ एक अजीब सी बेचैनी होती है। डर लगता है मुझे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये ऋषि करीब आने का एक मौका नहीं छोड़ता। इतनी बार इसे कहा है कि इशिका सिंघानिया के सामने मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखा करे, पर यह है, इसे तो सब कुछ मजाक में लगता है। जाओ, अब मैं ऋषि से बात नहीं करूंगी। मानती हूँ आज गलती मेरी थी। मेरी वजह से ऋषि और मेरे रिश्ते का सच इशिका सिंघानिया के सामने आ जाता, पर मैंने जो किया वो गलती से हो गया। पर ऋषि, वो तो जानबूझ कर रहा है। इडियट। जूही और ऋषि के कार में बैठने के बाद इशिका सिंघानिया के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। उन्होंने अपनी मुट्ठी कस कर बंद कर रखी थी, इतनी कि उनके नाखूनों में उन्हें ही जख्मी कर दिया। पर इस वक्त इशिका सिंघानिया का ध्यान अपने दर्द की ओर नहीं गया, बल्कि जूही नाम के कांटे पर गया जो उसके और ऋषि के साथ चिपका हुआ था। इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा से कहा, मिसेस चंद्रा, ये दोनों बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करीब नहीं आ गए हैं।
मिसेस चंद्रा ने भी धीमे से कह दिया, हाँ मैडम। ऋषि सर और मिस जूही पहले से काफी करीब लगते हैं। मिसेस चंद्रा की बात सुनकर ऋषिका सिंघा ने सरकास्टिकली हंस दी। उन्होंने कहा, है ना? फिर ऋषिका सिंघानिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पर मैं इंतजार करूंगी, इंतजार सही मौके का। आज ऋषिका सिंघानिया के इतना कहने पर मिसेस चंद्रा ने ऋषिका सिंघानिया की ओर बड़े ध्यान से देखा। मिसेस चंद्रा समझ गई कि मुझे पता है मैडम को अभी मिस जूही के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर वो अभी कुछ कर नहीं रही है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऋषि सर को कुछ पता न चल जाए, वरना अब तक तो मिस जूही का हाल बेहाल हो चुका होता। पर मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मिस जूही के नज़दीकी ऋषि सर से और बढ़ी तो मैडम फिर कुछ नहीं देखेंगी, सीधे मिस जूही पर अपना वार कर देंगी। और आज तक मैडम का कोई भी वार खाली नहीं गया है। फिर ऋषिका सिंघानिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी खोलकर अपने हाथों को देखा जिन पर खून था। ऋषिका सिंघानिया ने फिर मुस्कुराकर मिसेस चंद्रा से कहा, जाइए मिसेस चंद्रा, ब्यूटिशियन को बुलाइए। मिसेस चंद्रा ने अपना सिर झुकाकर ऋषिका सिंघानिया से कहा, जी मैडम, मैं अभी उन्हें बुला देती हूँ। इतना कहकर मिसेस चंद्रा विला के अंदर चली गई और ऋषिका अपने खूनी हाथों को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। दूसरी तरफ कार में ऋषि और जूही की बढ़ती नजदीकी की खबर सिर्फ विनय और नैना को थी, इसलिए अब ऋषि कहीं भी जाता था तो सिर्फ इन दोनों में से ही किसी को अपने साथ लेकर जाता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो आज भी कार नैना ड्राइव कर रही थी। नैना ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी से कुछ पूछा। उसने चेहरे पर एक खामोशी बरकरार रखी, पर उसका मन वो खुशी से डांस कर रहा था। नैना मनी मन खुद से कह रही थी, वाओ, आज तो ब्रेकिंग न्यूज मिल गई मुझे। किसने सोचा था कि जो ऋषि सिंघानिया अपने एक वर्ड से किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, वो आज अपनी वाइफ के सामने कुछ नहीं कर पा रहा। वेल डन मिसेस सिंघानिया। फिर मन ही मन हंसकर नैना विनय सर के साथ दिन भर रहने के बाद भी उसे ये सीन देखने का मौका नहीं मिला। पर विनय तुम रुको, आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी गॉसिप बताने वाली हूँ। नैना मनी मन बहुत खुश थी कि आज जहाँ सभी सेक्रेटरीज को ओवर टाइम करना पड़ रहा है, वहां मैं मजे से सिर्फ ड्राइव कर रही हूँ और बैक साइड पर चल रही मूवी का मजा ले रही हूँ। बस पॉपकॉर्न की कमी है। गॉड, आई मिस पॉपकॉर्न। बैक सीट पर बैठा ऋषि जूही से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर जूही थी कि वो ऋषि को भाव ही नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद जूही ने ऋषि को डांटते हुए कहा, ऋषि, मैंने तुम्हें ऋषिका सिंघानिया के सामने खुद को कंट्रोल करने के लिए कहा था ना, फिर तुम वैसा क्यों नहीं करते? अब उन्हें हमारे रिश्ते पर शक होने लगा है। ऋषि ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या जूही, तुम सीक्रेट रखकर थक नहीं गई? क्या हो जाएगा अगर मिसेस सिंघानिया को हमारे रिश्ते का सच मालूम हो गया? इतना कहकर ऋषि जूही को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, पर जूही ने ऋषि का हाथ अपने ऊपर से हटा दिया। जूही ने कहा, नहीं, मैं टायर्ड नहीं हूं। मुझे मिसेस सिंघानिया को सच बताने में टाइटनेस फील हो रही है। ओके? आज तक किसी ने ऋषि को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था, पर आज जूही ने उसका हाथ खुद पर से हटा दिया। ये देखकर ऋषि का मुंह बन गया। उसने इरिटेटेड होकर जूही से कहा, पर मुझे तो सच छुपाने में आलस आता है, तो मैं उसका क्या करूं? इस पर जूही ने ऋषि को एटीट्यूड दिखाकर कहा, मुझे क्या पता कि तुम क्या करोगे। दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बस हमारे रिश्ते का सच नीना पांडे को नहीं पता चलना चाहिए। जूही की बात सुनकर और उसका एटीट्यूड देखकर ऋषि ने सरकास्टिकली हंसकर कहा, गुड, वेरी गुड मिसेस सिंघानिया, आपका हुक्म सर आंखों पर बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। इतना कहकर ऋषि ने जूही को पकड़ लिया और किस करने लगा। आज ऋषि के किस में जूही के लिए इमोशंस के साथ पेन भी था। ऋषि ने जूही को तब तक किस किया जब तक जूही ने अपना सुध बुध खोना शुरू नहीं कर दिया। फिर ऋषि ने जूही के होंठों से अपने होंठ हटा दिए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जूही ऋषि के गले लगकर जोर जोर से सांसें लेने लगी। फिर कुछ पलों बाद जूही ने हाँफते हुए ऋषि से कहा, ऋषि, क्या कर रहे हो? सामने नैना बैठी हुई है। ऋषि ने जूही को एक और बार किस कर लिया और फिर उसने कहा,
आई नो, तभी तो मैंने सिर्फ किस किया। फिर ऋषि जूही के कान के पास जाकर धीमे से बोला, और कुछ नहीं। ऋषि को इतना करीब आते देख जूही की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने ऋषि की ओर उंगली करके उससे कहा, पर पर कल ही रात में तो तुमने। जूही के इतना कहते ही उसका चेहरा एम्बैरेसमेंट में लाल हो गया। उसे लग रहा था कि नैना कहीं कुछ सुन ना ले, पर ऋषि ने नैना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, हाँ, पर वहां पर तुम ठीक से मेरा नाम भी नहीं लेती तो। ऋषि की बातें सुनकर जूही का चेहरा और भी लाल होता जा रहा था। उसने कहा, ऋषि। पर ऋषि कौन सा रुकने वालों में से था। वो बोला, हाँ, और वैसे भी टाइम देखो, इस टाइम पर हम हर रोज लाउंज में होते थे और तुम मुझे और मैं तुम्हें किस और। ऋषि के इतना कहते ही जूही ने ऋषि को चुप कराने के लिए उसका मुंह पर अपने हाथ रख दिए। जूही का एम्बैरेस्ड फेस देखकर ऋषि को हंसी आ गई और उसने जूही के पाम को लिक कर लिया। ऋषि के छूते ही जूही के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। जूही ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और वो ऋषि को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी, तो ऋषि ने वापस से जूही के होठों को चूम लिया। इस पर जूही ने ऋषि को खुद पर से हटाते हुए कहा, ऋषि बस ना। ऋषि हंसकर बोला, क्यों बस? देखो तुम अभी भी किसकी बात हाँफने लगती हो। नॉट डन जूही, अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जूही ऋषि का मतलब अच्छे से समझ रही थी, तो उसने ऋषि को पहले ही रोकते हुए कहा, नहीं, अभी और कुछ भी नहीं, और तुम कभी तो थोड़ा कंट्रोल कर लिया करो। जूही की बात सुनकर ऋषि जूही के कान के करीब गया और उससे कहने लगा, कंट्रोल? तुम्हें पता नहीं जूही कि हर रोज मैं खुद को कितना कंट्रोल करता हूं। और फिर ऋषि ने जूही के लिप्स को बाइट कर लिया। ऋषि की बातों को सुनकर जूही की सांसें बढ़ने लगी थी। इससे पहले कि जूही ऋषि में पूरी तरह खो जाती, उससे पहले ही जूही ने खुद को रोक लिया। उसने ऋषि से कहा, मैं बहुत थक गई हूं, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जूही की इस बात पर ऋषि ने बिल्कुल भी मजाक नहीं किया। ऋषि ने जूही का सिर अपने कंधे पर टिका दिया और जूही ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली और जूही ऋषि की बाहों में सो गई। जूही को इशिका सिंघानिया से जिस अनजाने खतरे का एहसास हो रहा है, क्या वो सच हो जाएगा? आखिर इशिका सिंघानिया का अगला कदम क्या होगा? क्या ऋषि जूही को और अपने प्यार को इशिका सिंघानिया के वार से बचा पाएगा? क्या जूही और ऋषि का प्यार हर मुश्किल पार कर पाएगा या बीच रास्ते ही हार जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। इशिका सिंघानिया ने जूही और ऋषि की बढ़ती नजदीकियों को भांप लिया था, पर अभी उन्होंने इंतजार करने का फैसला लिया। दूसरी ओर इशिका सिंघानिया के इरादों से अनजान ऋषि जूही के साथ प्यार भरे पल गुजार रहा था। ऋषि और जूही जूही के पापा महेंद्र पाठक से मिलने हॉस्पिटल जा रहे थे। रास्ते में जूही ने ऋषि से कहा था, ऋषि मैं थक गई हूँ, कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ। इस पर ऋषि ने जूही का सिर अपने कंधों पर टिका दिया और जूही ऋषि की बाहों में सो गई। बहुत देर बाद जब जूही की नींद खुली तो उसने देखा कि वो अब भी ऋषि की ही बाहों में थी और ऋषि अब अपने डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहा था। ऋषि को यूं देखकर जूही उसमें खो गई। ऋषि ने जूही का हलचल महसूस कर ली थी और जब उसने जूही की ओर अपना मुंह घुमाया तो ऋषि ने पाया कि जूही बस एकटक उसे ही देखे जा रही थी। ये देखकर ऋषि ने जूही की नाक पर किस करते हुए कहा, क्यों वाइफी, तुम फिर से मेरे इस हैंडसम चेहरे पर मर मिटी? ऋषि का कमेंट सुनकर जूही को होश आया और उसने अपना सलाइवा स्वॉलो करके मुंह घुमा लिया, पर जूही के एक्शंस ऋषि की नजरों से छिप नहीं पाए थे। उसने हंसकर कहा, अरे क्या हुआ वाइफी, मैं तुम्हारा, मेरा चेहरा तुम्हारा, तुम जितना चाहो उसे देख सकती हो या मन करे तो कुछ कर भी सकती हो। जूही ने सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपना गला साफ किया और बात घुमाते हुए जूही ने ऋषि से पूछा, ऋषि
ये अभी हम कहाँ पहुंचे? हॉस्पिटल कितनी दूर है? ऋषि ने कार विंडो से एक बार बाहर देखकर जूही को बताया, सून। फिर ऋषि ने अपने डॉक्यूमेंट्स बंद कर दिए और जूही की ओर मुड़कर कहा, वैसे तुम चाहो तो थोड़ी देर और सो सकती हो। ऋषि की इस बात पर जूही ने ऋषि की ओर घूमकर उससे कहा, ओ, मेरा हस्बैंड मेरी कितनी केयर करता है। तुम्हें डर है ना कि मैं आराम नहीं करूंगी तो टायर्ड फील करूंगी? सो स्वीट। ऋषि ने पहले तो मुस्कुरा दिया पर फिर सीरियस होकर बोला, नहीं बाबा, मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी टेंशन है। इस पर जूही ने ऋषि से पूछा, अपनी टेंशन? क्यों, क्या हुआ? तो ऋषि ने जूही के कान के करीब जाकर उससे कहा, और नहीं तो क्या, तुम आराम नहीं करती तो तुम थकी रहती हो, और तुम टायर्ड रहती हो तो मुझे एक्सरसाइज करते टाइम खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। ऋषि की ये बात सुनकर जूही ने ऋषि को खुद से दूर करते हुए कहा, ऋषि, तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ चलता भी है? शेमलेस। ऋषि ने फिर हंसकर कहा, अरे क्या शेमलेस? तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये हैप्पीली मैरिड कपल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जूही ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जूही, तू अब कुछ मत बोल। ऋषि से बातों में जीतना इम्पॉसिबल है, इग्नोर हिम। तो साइड में बैठा ऋषि बोल पड़ा, नहीं वाइफी, तुमने गलत कहा। जूही ये सुनकर ऋषि की ओर देखने लगी तो ऋषि ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मुझसे सिर्फ बातों में नहीं बल्कि हर चीज में जीतना इम्पॉसिबल है। ऋषि की इस बात को सुनकर जूही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जूही को यूं लाल पीला होता देख ऋषि को बड़ा मजा आया। उसका आजकल का फेवरेट काम ही था जूही को परेशान करना। दिन भर वो जूही को छेड़ने के मौके ढूंढता रहता था। जूही ने तब ऋषि से कहा, ऋषि, कभी दूसरों को भी मौका दे दिया करो, तुम तो अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हो। तो ऋषि ने जूही को अपनी बाहों में भरकर कहा, वाइफी, इंसान को अपने काम खुद ही करने चाहिए। ऋषि की बात सुनकर जूही ने अपने ऊपर से ऋषि का हाथ हटाने की कोशिश की पर हटा नहीं सकी। तो उसने अपना मुंह ही घुमा लिया और बाहर की सीनरी देखने लगी। ये देखकर ऋषि कुछ पल तो शांत रहा, लेकिन फिर ऋषि ने हंसकर जूही से पूछा, वैसे जूही, तुम्हारे पॉइजनिंग वाले इंसिडेंट को कितना टाइम हो गया है? ऋषि का ये सवाल सुनकर जूही को लगा कि ऋषि कुछ तो सीरियस बात कर रहा होगा, तो जूही ने भी ऋषि के सवाल का सीरियसली जवाब दिया, अप्रॉक्स 3 months। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? जूही का जवाब सुनकर ऋषि का मुंह लटक गया। उसने सैड होकर कहा, ओह, अभी 3 ही महीने हुए। जूही ने अपना सिर हिलाकर पूछा, तो बताओ ना ऋषि, तुम क्यों पूछ रहे हो? ऋषि ने फिर जूही की ओर देखकर कहा, डॉक्टर रचित ने मुझसे कहा था कि वैसे तो तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन निकल गया है, पर फिर भी तुम्हारी कंप्लीट रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। जूही पूरे टाइम ऋषि की बात सुनकर अपना सिर हिला रही थी। फिर ऋषि जूही की ओर घूम गया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तो हम कुछ टाइम तक बच्चा नहीं कर सकते। ऋषि के मुंह से बच्चे की बात सुनकर जूही सरप्राइज्ड हो गई और जोर जोर से खांसने लगी। ऋषि ने जल्दी से जूही की पीठ थपथपाई और उससे कहने लगा, अरे आराम से, इतनी भी क्या ओवर एक्साइटमेंट कि तुम खांसने ही लग गई। जूही ने खांसते हुए ही ऋषि की ओर घूर कर देखा। उसने मन ही मन सोचा, ये ऋषि कभी भी कुछ भी कह देता है। अभी अभी तो हमारा रिश्ता जुड़ा है और ये बच्चों की बात लेकर बैठ गया, इडियट। ऋषि ने जूही को पानी की बोतल से पानी पिलाया। जूही को पानी पीने के बाद कुछ ठीक लगा तो उसने ऋषि से पूछा, ऋषि, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपना बच्चा चाहती हूँ? ऋषि ने अपनी एक आईब्रो स्टाइल से ऊपर करके जूही को एक बार ऊपर से नीचे देखा। फिर जूही की नाक को टैप करके बोला, मैं देख सकता हूँ तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है कि हम दोनों का बच्चा हो। जूही ने अपने हाथ मोड़कर ऋषि की ओर देखा और उससे सवाल किया, अच्छा जी, और ये आप किस आंख से देख पा रहे हैं? ऋषि ने जूही को अपने करीब खींचकर अपनी दोनों आंखों की ओर इशारा कर दिया। तो जूही ने ऋषि की दोनों आंखों को प्यार से छुआ और फिर ऋषि के कान के करीब जाकर धीमे से बोली, मिस्टर सिंघानिया,
यू नीड अ आई चेकअप। इस पर ऋषि ने हंसकर कहा, हो, पर मुझे तो याद है कि एक रात कोई मेरे करीब आकर मुझसे कह रहा था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती है। ऋषि की बात सुनकर जूही को वो रात याद आ गई जब वो और ऋषि हर मायने में एक हुए थे। उसी रात जूही ने ऋषि से कहा था कि वो ऋषि के बच्चे की माँ बनना चाहती है। जूही को ये बात याद आते ही वो ऋषि से कहने लगी, नहीं, वो सब झूठ था। मैं उस दिन होश में नहीं थी, तो तुम उस दिन की बात को अब तक कैसे लेकर बैठ सकते हो? पर ऋषि ने हंसकर कहा, क्यों नहीं, मुझे तो लगता है कि लोग नशे में ही सच बोलते हैं, और तुमने उस रात मुझसे कहा था कि तुम मेरे बच्चे की। ऋषि अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जूही ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। बार बार बच्चे की बात सुनकर जूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इतने में ही कार रुक गई और नैना ने उन्हें प्रोफेशनली बताया, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। नैना की आवाज सुनकर जूही को ध्यान आया कि कार में ऋषि और वो अकेले नहीं थे, बल्कि नैना पूरे टाइम उनके साथ ही थी। ये सोचकर तो जूही कहीं छुप जाना चाहती थी। जूही मन ही मन रोने लगी। तभी ऋषि ने जूही से कहा, जूही, लेट्स गो। ऋषि को खुद को पुकारते सुन जूही ऋषि को ही घूरने लगी। वो अपनी आंखों से ऋषि से कह देना चाहती थी, देख लो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कार में किस करना था, इडियट, शेमलेस। अब नैना हमारे बारे में क्या सोच रही होगी? जूही का गुस्सा देख ऋषि ने धीमे से कहा, सो क्यूट। फिर ऋषि ने मुड़कर नैना को बुलाया। नैना। नैना ने ऋषि की ओर देखकर कहा, यस सर। ऋषि ने जूही की कमर पर हाथ रखा और नैना से पूछा, नैना बताओ, तुमने कार में कुछ देखा या सुना? ऋषि के सीधे सवाल करने पर जूही की तो आंखें ही फटी रह गई और वो शर्म के मारे नैना से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसने ऋषि का हाथ कसकर पकड़ लिया। दूसरी तरफ ऋषि के सवाल से नैना थोड़ी शॉक्ड तो हुई थी, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने तुरंत ऋषि के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नो सर, मेरा पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। ऋषि ने अपना सिर हिलाकर कहा, गुड, नाउ यू मे लीव। जब हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे तो आई विल टेल यू। नैना यस सर बोलकर वहां से चली गई। नैना के जाते ही ऋषि ने जूही के सिर पर किस करके कहा, सी, नैना ने कुछ नहीं सुना। तुम बेकार में मुझे डांट रही थी। अपने इतने अच्छे पति को कोई डांटता है भला? इस पर जूही ने ऋषि को घूर कर कहा, तुम और तुम्हारे एम्प्लॉयज सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, शेमलेस। ऋषि और जूही के पास से जाने के बाद नैना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उछलने लगी। वो कह रही थी, ओ माय गॉड, आज तक मुझे किसी ट्रिप में इतनी मजा कभी नहीं आई। ऋषि सर और जूही मैम साथ में कितने क्यूट है। आई जस्ट लव देम। फिर नैना ने ध्यान दिया कि वो अब भी बाहर है, तो उसने अपनी इमेज का ख्याल करते हुए खुद को कंट्रोल किया और शांति से सीधे खड़े हो गई। पर स्माइल थी जो उसके चेहरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। नैना ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करने वाली थी, पर तभी वो रुक गई। नैना ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरा तो मन हो रहा है कि मैं अभी विनय को कॉल करके सब बता दूं, पर नहीं, ये गलत होगा। बट विनय को भी तो सब ऑलरेडी पता है। लीव इट, मैं विनय से बाद में बात करूंगी। जब से हॉस्पिटल वालों को ऋषि के आने की खबर लगी थी, तब से वो लोग तैयारियों में जुट गए थे। ऋषि और जूही जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे थे, वैसे ही हॉस्पिटल का हेड अपने सभी सीनियर डॉक्टर्स के साथ ऋषि को वेलकम करने पहुंच गया। अभी हॉस्पिटल के एंट्रेंस का सीन देखने लायक था। आगे जूही और ऋषि और उनके पीछे काले कपड़ों में ढेर सारे बॉडीगार्ड्स, और ऋषि और जूही के सामने हॉस्पिटल हेड और स्टाफ। हॉस्पिटल हेड ने ऋषि और जूही के सामने से चलकर ग्रीट किया, वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। इसके बाद ऋषि और जूही महेंद्र पाठक के रूम की तरफ जाने लगे। भले ही आज ऋषि दूसरी बार ही क्यों ना महेंद्र पाठक से मिलने आ रहा हो, पर उसने बहुत पहले ही महेंद्र पाठक का हॉस्पिटल रूम नॉर्मल से VVIP अपग्रेड करवा दिया था। रूम के बाहर पहुंचते ही ऋषि के एक इशारे से सभी डॉक्टर्स और बॉडीगार्ड्स रूम के बाहर ही रुक गए। रूम के अंदर सिर्फ जूही, ऋषि और महेंद्र पाठक के अटेंडिंग डॉक्टर ही गए। जूही रूम में जाते ही महेंद्र पाठक के पास जाकर बैठ गई और ऋषि डॉक्टर से महेंद्र पाठक का हाल चाल लेने लगा।
डॉक्टर ने ऋषि को बताया, मिस्टर पाठक की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके वाइटल्स स्टेबल है, पर वो पूरी तरह से मशीन पर डिपेंडेंट है। उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस नहीं दिख रहे। क्या ये महेंद्र पाठक के अंत का इशारा है? क्या जूही अपने पापा को खो देगी? क्या ऋषि जूही को संभाल पाएगा? क्या वो अपने रिश्ते को इशिका सिंघानिया की बुरी नजर से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ऋषि जूही के साथ महेंद्र पाठक से मिलने हॉस्पिटल आया था। वहां उसे महेंद्र पाठक के अटेंडिंग डॉक्टर से पता चला था कि महेंद्र पाठक की कंडीशन ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ये बात जानकर ऋषि ने गहरी सांस ली। वो जूही के लिए दुखी था। ऋषि के पास बचपन से सब कुछ था, फिर भी बिना परिवार के प्यार के वो खुद को भीड़ में भी अकेला पाता था। तो वो परिवार की अहमियत अच्छे से समझता था। ऋषि नहीं चाहता था कि जूही अपने आखिरी फैमिली मेंबर को भी खो दे। ऋषि ने फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, इज जूही अवेयर ऑफ हर फादर्स कंडीशन? डॉक्टर ने अपना सिर हिलाकर ऋषि को बताया, मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया हमेशा से मेरे कांटेक्ट में रही हैं। उन्हें अपने फादर की कंडीशन के बारे में अच्छे से पता है। डॉक्टर की बात सुनकर ऋषि को थोड़ा धक्का लगा। उसने जूही को देखा। जूही अभी अपने पापा को चादर ठीक से उड़ा रही थी। महेंद्र पाठक को देखकर जूही ने उनसे कहा, पापा, कैसे हो आप? ठीक लग रहे हो, बस अभी गहरी नींद में सोए हुए हो। पर पापा, कब तक सोते रखोगे आप? आई मिस यू पापा। आपको पता है कि कितना कुछ हो गया है मेरी लाइफ में। मेरा और ऋषि का रिश्ता अब सच्चा हो गया है। एंड फिर कुछ रुक कर जूही ने महेंद्र पाठक से कहा, एंड आई एम इन लव। यू नो ना ऋषि, मैंने उसके बारे में आपको बताया था, माय हस्बैंड। एक बात बताऊं, आज वो भी मेरे साथ यहाँ आपसे मिलने आया है। बताना कैसा लगा वो आपको? बट आई एम श्योर यू विल लाइक हिम। फिर हंसकर जूही ने महेंद्र पाठक का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, पापा, अब तो उठ जाओ ना प्लीज। आप वेट कर रहे होगे ना कि कब मैं उन लोगों को सजा दिलाऊंगी जिन्होंने आपकी ये हालत कर दी है। पर पापा, क्या सच में ये काम नीना पांडे का था? पता नहीं, कुछ समझ नहीं पा रही हूं मैं। आपने नीना पांडे के लिए मेरी माँ को धोखा दिया था। क्या वो आपका प्यार आपकी इस हालत का जिम्मेदार हो सकता है? पता है पापा, सच कहूं तो मैं नहीं चाहती कि नीना पांडे ने आपके साथ ये किया हो, क्योंकि धोखा आपको अंदर तक तोड़ कर रख देता है पापा। मैं उस दर्द से गुजर चुकी हूं और नहीं चाहती कि कोई और भी गुजरे। आपको पता है, अगर ऋषि मेरी लाइफ में नहीं आता तो शायद आज भी मैं किसी कोने में बैठकर रो रही होती। ऋषि मुझे हिम्मत देता है, जीने की वजह देता है। आई एम हैप्पी। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ पापा कि मैं आपको इंसाफ दिला कर रहूंगी। जो भी हो, जिसने भी आपके साथ ये किया है, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे मैं उसके किए की सजा दिला कर रहूंगी। जूही को महेंद्र पाठक से बात करता देख ऋषि ने मन ही मन खुद से कहा, इडियट, तुम मुझे कहती हो ना जूही कि हम कपल हैं और हमें सभी बातें शेयर करनी चाहिए, पर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों नहीं कही? क्यों अकेले अकेले सब कुछ सहती रही? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम पर क्या बीती होगी जब तुम्हें अपने पापा की कंडीशन के बारे में पता चला होगा। पर अब मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। फिर ऋषि ने डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर फॉर योर हार्ड वर्क। डॉक्टर ने कहा, नहीं मिस्टर सिंघानिया, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, ये तो मेरी ड्यूटी है। ऋषि ने फिर अपना सिर हिलाकर कहा, ओके, अब आप जाइए, जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। ऋषि की इस बात पर डॉक्टर ओके मिस्टर सिंघानिया कहकर रूम से बाहर चला गया।
फिर ऋषि धीमे कदमों से चलकर जूही के पास आ गया। ऋषि को देखकर जूही मुस्कुरा दी। जूही ने फिर महेंद्र पाठक से कहा, पापा, ये ऋषि है, मैं इसी के बारे में आपको बता रही थी। जूही के इतना कहते ही ऋषि ने महेंद्र पाठक से कहा, हेलो मिस्टर पाठक, मैं ऋषि सिंघानिया, आपसे फाइनली मिलकर बहुत अच्छा लगा। जूही ने ऋषि का हाथ पकड़ लिया और महेंद्र पाठक को देखकर कहने लगी, मैं और ऋषि अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, तो आज मैं इसको आपसे मिलवाने ले आई। इतने में ऋषि ने जूही की बात को काटते हुए कहा, अभी अभी नहीं सर, मैं और जूही हस्बैंड एंड वाइफ है। ऋषि को करेक्ट करता सुन जूही ने हंसकर अपना सिर हिला दिया। उसने ऋषि से कहा, यह कहना जरूरी था? ऋषि ने सीरियसली कहा, और नहीं तो क्या, मैं फर्स्ट टाइम पापा से मिलने आया हूं, प्रॉपर इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए। ऋषि के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जूही की आंखें भर आई। उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। तब ऋषि ने जूही का हाथ कस के पकड़कर महेंद्र पाठक से कहा, सर, मैं वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर जूही के साथ रहूंगा, उसका ख्याल रखूंगा और कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसके बाद जूही ने महेंद्र पाठक से बहुत सी बातें की। बीच बीच में ऋषि भी कुछ कुछ कह देता था, पर जवाब में जूही को बस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की धीमी धीमी आवाज आती। पर आज जूही खुद को हर बार के जितना अकेला महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि आज उसके साथ ऋषि था। फिर कुछ देर बाद ऋषि और जूही वार्ड से बाहर आ गए। पर आज ऋषि ने जूही से जल्दी करने को नहीं कहा। उसने जूही को संभलने का वक्त दिया और वो बस जूही का साया बनकर उसके साथ चलता रहा। कुछ देर बाद जब जूही ने ध्यान दिया कि ऋषि हॉस्पिटल एग्जिट की तरफ जाने के बजाय कहीं और जा रहा है, तो जूही ने ऋषि से पूछा, ऋषि, हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर ऋषि ने जूही का हाथ थामकर कहा, हॉस्पिटल में एक प्राइवेट गार्डन है, सुना है कि वो काफी खूबसूरत है, तो चलो उसे ही दिखाया जाए। ऋषि की बात सुनकर जूही मुस्कुरा दी और ऋषि से पूछी, क्यों, आज ऑफिस जाने का मन नहीं तुम्हारा? ऋषि ने जूही की ओर देखकर अपना सिर ना में हिला दिया और वो भी जूही को देखकर मुस्कुराने लगा। जूही के होठों पर मुस्कान थी, पर ऋषि उसकी आंखों में छिपे दर्द को महसूस कर सकता था। इसी हॉस्पिटल के एक और वीआईपी वार्ड में रिया का ट्रीटमेंट चल रहा था। किसके कहने पे किया, बोल। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। यह आवाज़ रिया के सामने रखे एक लैपटॉप से आ रही थी। इस वीडियो में एक काले कपड़े पहना आदमी उन आदमियों से पूछताछ कर रहा था जिन्होंने रिया के साथ बदसलूकी की थी। उस काले कपड़े वाले आदमी ने उन आदमियों की बहुत धुलाई की और उससे बार बार पूछा कि किसके कहने पर उन लोगों ने रिया के साथ वो सब किया। पर खून से लथपथ वो आदमी अब भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, किसी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था। उस दिन बार में हमें मिस रिया बहुत सुंदर लगी। उन्हें देखकर हमारी नीयत फिसल गई और वो घिनौना काम हो गया हमसे। हमें माफ कर दो। इसके बाद भी उस आदमी ने जितनी भी मार खाई, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, मार लो, कितना मारोगे तुम लोग मुझे, पर मैं उसका नाम कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं, वरना आज तो सिर्फ मैं मारा जाऊंगा। अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो वो मेरी सातों पुश्ते खत्म कर। नहीं नहीं, उसका नाम मैं अपनी जुबान पर कभी नहीं लाऊंगा, कभी नहीं। एक और मुक्के के साथ आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इतने में वीडियो खत्म हो गई। इसके बाद रिया ने लैपटॉप जोर से बंद कर दिया और खुद मुंह घुमाकर बेड पर लेट गई। रिया को ऐसे देखकर साइड में खड़ी नीना पांडे और अमे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अमे उस रात तो हॉस्पिटल से चला गया था, पर अगले ही दिन वो मुंह उठाकर फिर से नीना पांडे के सामने आकर खड़ा हो गया था। सच तो यही था कि नीना पांडे सही में अमे को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल फेंकना चाहती थी, बल्कि वो तो बस उस दिन उन्होंने गुस्से में अमे को बुरा भला कह दिया था। नीना पांडे के लिए तो वो सहारा, जो उनकी फिजिकल नीड्स के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखता था। नीना पांडे अमे को देखकर सोचती थी, मैं अमे के बगैर क्या करती, इतनी बड़ी कंपनी को कैसे अकेले संभालती।
रिया से तो उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है, और अब तो और रिया की जो हालत है इसके बाद तो मुझसे कुछ भी नहीं संभाला जा रहा था। अमे ने ही आकर मुझे और मेरा सब कुछ संभाल लिया। मैं खुश हूं कि अमे मुझसे इतना प्यार करता है कि उस दिन के मेरे इल्जाम के बाद भी वो मेरे पास वापस आ गया। आई एम हैप्पी। अब बस रिया जल्दी से ठीक हो जाए। जब से रिया के साथ वो हादसा हुआ था वो बदल गई थी। पहले वो चिल्लाती थी, अपनी डिमांड्स रखती थी, पर अब उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत थी, पर जुबान उसमें कुछ भी नहीं। नीना पांडे ने रिया से पूछा, रिया बेटा कैसा लगा? ठीक है ना? माँ अपना वादा पूरा कर रही है ना बेटा? देखो, जिन्होंने तुम्हारे साथ वो घिनौना काम किया था आज उनको सजा मिल रही है। ऐसे ही देखना तुम, मैं इन सबकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। नीना पांडे के इतना कहने पर भी रिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो नीना पांडे घबराने लगी। उन्होंने हेल्प के लिए अमे की ओर देखा। अमे को खुद भी कहाँ कुछ समझ आ रहा था। अमे ने मन ही मन सोचा, अब मैं क्या करूं इस पागल लड़की का? पहले तो ये बदतमीज और बेवकूफ थी, उस रात के बाद से तो पागल और जंगली हो गई है। कभी भी पागल हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है, दौरे पड़ते हैं इसको। मेरा काम ना होता तो इस जैसी की तो मैं कभी शक्ल भी ना देखता। पर जो भी हो, अच्छा ही हुआ इसके साथ। ये रिया यही सब डिजर्व करती है। इसके बाद अमे ने अपने मन की बात मन में ही छिपा दी और अपनी एक्टिंग की दुकान खोल दी। अमे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और रिया से कहने लगा, रिया ऐसे मत करो, यूं चुप रहकर अपनी माँ को सजा मत दो। तुम्हें नाराज होना है तो मुझसे नाराज हो। मैं उस दिन टाइम पर तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। मैंने तुम्हें लेट डाउन किया है। आई एम सॉरी। अमे के इतना सब कुछ कहने के बाद भी रिया ने कुछ नहीं कहा तो अमे ने इरिटेशन में अपनी मुट्ठी कस ली, पर चेहरे पर एक शिकन नहीं आने दी। अमे ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, कर ले आज जो भी तुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि कल तेरा होगा। तब तू इन सबको सबक सिखाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इतना सोचने समझने के बाद अमे खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा और रिया से माफी मांगने लगा। पर इस सब के बाद भी रिया पर कोई असर नहीं हुआ तो अमे नहीं रुका। वो वापस से खुद को चांटा मारने वाला था, पर यह सब नीना पांडे से नहीं देखा गया। उन्होंने अमे को रोक दिया और रिया से कहने लगी, रिया बस भी करो, जो कुछ हुआ उसमें अमे की कोई गलती नहीं थी। नीना पांडे की ये बात सुनकर रिया ने फाइनली अमे और नीना पांडे की ओर देखा। रिया अमे की ओर देखकर सरकास्टिकली हंसती और बोली, हिपोक्रिटिकल। रिया की इस बात पर नीना पांडे से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, रिया तुम अमे को क्यों ब्लेम कर रही हो? उसकी कोई गलती नहीं थी और देखो तभी भी वो तुमसे माफी मांग रहा है। अब तो इतने में रिया ने नीना पांडे की बात को काट कर कहा, लीव इट, मुझे आप दोनों से अब कोई मतलब नहीं है। आपको जो करना है करिए, पर बाद में रोते हुए मेरे पास मत आइएगा। अभी मैं सिर्फ अपना बदला चाहती हूँ और कुछ नहीं। अमे को एक सुनहरा मौका मिला जिसे वो किसी हाल में खोना नहीं चाहता था, तो उसने जल्दी से रिया से पूछा, हाँ रिया बोलो तुम क्या चाहती हो? हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। आखिर रिया के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या रिया का बदला ऋषि और जूही की जिंदगी को बदल कर रख देगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ऋषि जूही के साथ महेंद्र पाठक को देखने हॉस्पिटल आया था। वहां ऋषि को पता चला कि महेंद्र पाठक की कंडीशन ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। जूही को चेयर अप करने के लिए ऋषि जूही को हॉस्पिटल के वीआईपी गार्डन ले गया था। उसी हॉस्पिटल के एक वीआईपी वार्ड में रिया का ट्रीटमेंट चल रहा था। रिया फिजिकली तो ठीक थी, पर अब वो बहुत अग्रेसिव हो गई थी। बात बात पर हाइपर हो जाती थी और फिर उसे सेडेटिव्स देकर शांत करना पड़ता था। नीना पांडे उन आदमियों को पकड़ने में कामयाब हो गई थी जिन्होंने रिया की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इस काम के लिए उन्हें कहाँ किसने था। रिया जब नीना पांडे की इस इन्वेस्टिगेशन से भी खुश नहीं हुई तब अमे ने रिया से पूछा, आखिर वो चाहती क्या है? जिसके जवाब में रिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि जिन भी लोगों ने मुझे हर्ट किया है उन सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, सब के सब मर जाए। रिया की डिमांड सुनकर अमे ने चैन की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, अरे
ये तो बड़ा सिंपल है। अमय ने फिर रिया से वादा करते हुए कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इन लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनकर भी रिया खुश नहीं हुई। उसने कहा, और? रिया की इस बात पर अमय कंफ्यूज्ड हो गया। उसने पूछा, और क्या चाहिए तुम्हें? रिया ने फिर अपना चेहरा अमय की ओर घुमा दिया और उसकी आंखों में देखकर बोली, मौत, ऋषि और जूही की मौत। रिया की ये डिमांड सुनकर अमय के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने नीना पांडे की ओर मदद के लिए देखा, पर वो खुद भी रिया की इस डिमांड से परेशान थी। रिया ने मन ही मन खुद से कहा, ऋषि, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, पर तुमने उस भिखारी जूही को चुना। तो अब तुम दोनों हमेशा साथ रहो और साथ मरो। तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम दोनों की जिंदगी और भी बदतर बना दूंगी। अमय के बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने रिया से कहा, रिया, वो तुमने भी वीडियो देखी है, उसमें तुमने सुना है कि उन लोगों को किसी ने नहीं भेजा है। तो अमय की बात सुनकर रिया ने गुस्से से अमय की ओर देखा और उससे पूछा, तो क्या? अमय ने गहरी सांस लेकर कहा, तो शायद वही सही हो, किसी ने उनसे कुछ करने को ना कहा हो। उन्होंने खुद ही तुम्हारे साथ। रिया ने अमय की बात काट दी और वो चिल्लाकर बोली, नहीं, मैंने सुना था उस दिन। उन लोगों ने कहा था कि उन्हें किसी ने भेजा है। याद है, मुझे याद है। अमय ने फिर एक बार रिया को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, रिया, उस दिन तुम कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी, तो हो सकता है कि तुमने कुछ गलत सुन लिया हो। अमय की इस बात को सुनकर रिया ने अपना आपा खो दिया। वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। वो कह रही थी, नहीं, मुझे सब समझ में आता है, मैं पागल नहीं हूं, मुझे सब याद है। किसी ने भेजा था उन्हें, जूही ने भेजा था, जूही। इन्हीं हलचल और शोर शराबे के बीच रिया अपने हाथ पैर भी पटकने लगी। उसके हाथ में लगी नीडल खिंच गई और उसमें से खून बहने लगा। रिया की ऐसी हालत देखकर नीना पांडे ने उसे गले से लगा लिया और शांत करने की कोशिश करने लगी। अमय उतने में डॉक्टर्स को बुलाने चला गया था, पर हॉस्पिटल में आज फेमस बिजनेसमैन ऋषि सिंघानिया अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था। उसे रिसीव करने तो सिर्फ हॉस्पिटल हेड और सीनियर स्टाफ ही गया था, पर नर्सेस की क्यूरियोसिटी कुछ कम नहीं थी, तो वो भी चुपके चुपके ऋषि सिंघानिया और उसकी वाइफ को देखने चले गए थे। ऋषि और जूही को साथ में देखने के बाद सभी की जुबान पर बस यही बात थी कि बिजनेसमैन ऋषि सिंघानिया कितना हैंडसम है, उसकी वाइफ कितनी सुंदर, और दोनों साथ में कितने परफेक्ट लगते हैं। इसी बीच किसी को रिया की भी याद आई। सबको पता था कि आज ऋषि अपने फादर इन लॉ जूही इंडस्ट्रीज के प्रीवियस चेयरमैन महेंद्र पाठक से मिलने आया है। लोगों को यह भी शक था कि रिया किसी तरह जूही इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है, पर इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत अच्छी थी, तो किसी को कुछ कंफर्म नहीं पता चल पा रहा था। खैर, जब अमय डॉक्टर को बुलाने वार्ड के बाहर गया तो उसे जल्दी कोई दिखा नहीं, और वार्ड में रिया की हालत और खराब होती जा रही थी। रिया कह रही थी, कोई ऋषि और जूही से बदला क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं? तो नीना पांडे ने रिया को शांत करने के लिए कह दिया, नहीं, मैं लूंगी तुम्हारा बदला, मैं सब कुछ इन्वेस्टिगेट करूंगी और जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है मैं सबको सजा दूंगी। तो रिया चिल्ला पड़ी। उसने कहा, क्या इन्वेस्टिगेट करना? कुछ नहीं, मैं बता तो रही हूं कि मेरे साथ जो भी हुआ है सब कुछ ऋषि और जूही ने किया है। उनको दो सजा। रिया की बिगड़ती हालत देखकर नीना पांडे ने रिया की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। नीना पांडे ने रिया से कहा, ठीक है रिया, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, अब बस शांत हो जाओ। बार बार नीना पांडे की नजरें डोर की ओर जा रही थी। वो सोच रही थी, ये अमय अब तक डॉक्टर को लेकर क्यों नहीं आया? रिया। कुछ देर बाद अमय नर्स को लेकर वार्ड में आ गया। नर्स के हाथों में इंजेक्शंस देखकर रिया और हाथ पैर पटकने लगी। वो कहने लगी, ले जाओ इसे, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, नहीं लगवाना। नर्स को रुकता देख अमय ने उससे कहा, आप खड़ी क्या है, जाकर रिया को इंजेक्शन दीजिए। अमय के इतना कहते ही नर्स इंजेक्शन लेकर आगे बढ़ी। नर्स को देखकर रिया ने नीना पांडे की ओर देखकर कहा, माँ, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना,
आप उन्हें जाने को कहो। नीना पांडे ने रिया को प्यार से समझाते हुए कहा, रिया, ये इस इंजेक्शन से तुम्हें आराम मिलेगा। रिया ने फिर कहा, नहीं, मैं खुद शांत हो जाऊंगी, आप बस इसे हटाओ मेरे सामने से। रिया को यूं देखकर नीना पांडे ने मन ही मन सोचा, वैसे सेडेटिव्स हेल्थ के लिए कोई अच्छे तो होते नहीं है, अच्छा होगा अगर रिया इनके बिना ही खुद को संभाल ले। ये सब सोचकर नीना पांडे ने नर्स से कह दिया, आप जाइए। नीना पांडे की बात सुनकर नर्स और अमय उनकी ओर देखने लगे तो अमय को देखकर नीना पांडे ने अपना सिर हिला दिया। नीना पांडे का इशारा पाकर अमय नर्स को लेकर वार्ड से बाहर चला गया। वार्ड में फिर रिया खुद को शांत करने के लिए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। रिया ने मन ही मन सोचा, क्यों मैं बार बार चिल्लाने लगती हूँ? चिल्लाने से क्या ही होगा? मुझे शांत रहना होगा ताकि मैं उस जूही से अपना बदला ले सकूं। रिया के शांत होने के बाद नीना पांडे ने उससे कहा, बहुत अच्छे बेटा, अब तुम आराम कर लो, मैं नर्स से बात करके आती हूँ। नीना पांडे को बाहर जाता देख फिर रिया ने उनसे कुछ नहीं कहा, पर वो मन ही मन कह रही थी, नर्स से या उस बॉय टॉय से। खैर, अब मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता और ना ही मतलब है। माँ, मैंने आपको बहुत वार्निंग दी थी पर आप नहीं माने, तो अब वो अमय आपके साथ फ्यूचर में क्या करता है क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं बस खुद पर ध्यान दूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। माँ, आपने उस जूही की वजह से मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मेरा कोई नहीं। वार्ड के बाहर अमय नर्स के साथ खड़ा था। नीना पांडे ने बाहर आकर अमय से कहा, अब रिया शांत है, उसे सेडेटिव की जरूरत नहीं है। नीना पांडे का थका हुआ चेहरा देखकर अमय का मन हुआ कि वो उन्हें गले लगा ले, पर फिर वो नर्स को देखकर रुक गया। फिर अमय ने नर्स से गुस्से में कहा, ये कैसा हॉस्पिटल है आप लोगों का? पेशेंट की तरफ आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? यहाँ पेशेंट को जरूरत है और ऑन ड्यूटी कोई नर्स ही अवेलेबल नहीं है। नर्स बस हाथ जोड़कर माफी मांगे जा रही थी। तब अमय ने कहा, ठीक है, पर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। नर्स एक और बार सॉरी कहकर वहां से चली गई। नर्स के जाने के बाद अमय ने इधर उधर देखा, पर जब उसे कोई नहीं दिखा तब उसने नीना पांडे को गले से लगा लिया। पहले तो नीना पांडे ने थोड़ा रेजिस्ट किया, पर फिर अमय के ये कहने पर, श्श, मना मत करो, देख लिया है मैंने, कोई भी नहीं है। तो नीना पांडे ने भी एक गहरी सांस लेकर अमय के सीने पर अपना सिर रख दिया और आंखें बंद कर ली। अमय ने नीना पांडे के बालों को सहलाकर कहा, नीना, तुम इतने दिनों से बहुत थक गई होगी ना, पर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाता। आई एम सॉरी। नीना पांडे ने अपना सिर हिलाकर कह दिया, तुम माफी मत मांगो, मैं जानती हूं कि तुम मेरी चिंता करते हो एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। नीना पांडे की ऐसी बातें सुनकर अमय को अपना मौका नजर आने लगा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अमय ने सोचा, अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देता हूं। तो अमय ने नीना पांडे से कहा, नीना, ऐसी कई चीजें हैं जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं, पर एज एन असिस्टेंट नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले और तुम सारी दुनिया को हमारे रिश्ते का सच बता दो। इस पर नीना पांडे ने बिना वक्त गवाई कह दिया, नहीं, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। नीना पांडे का इतना डायरेक्ट रिजेक्शन देखकर अमय घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीना पांडे इस बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगी। तो अमय ने एंशियस होकर कहा, पर नीना, मैं तुम्हें इतना कमजोर और थका हुआ नहीं देख सकता हूं। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहता हूं। नीना पांडे ने अमय की आंखों में देखकर कहा, आई नो अमय, मैं समझती हूं, पर अमय ने फिर सवाल किया, फिर क्या नीना, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं बस चाहता हूं कि मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दे सकूं। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी कंपनी संभाल लूंगा और फिर तुम अपना सारा ध्यान रिया पर दे पाओगी। नीना पांडे ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, वही तो बात है ना, अभी कंपनी स्टेबल नहीं है। ऐसे में मैं अपनी दूसरी शादी कैसे अनाउंस कर दूं?
इन दिनों इतना सब कुछ हुआ है कि अभी कुछ नया संभालने की हिम्मत मुझ में नहीं है। इस पर अमय ने नीना पांडे का हाथ पकड़कर उनसे कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं कि हम शादी कर लेते हैं, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी हो जाएंगी और मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगा। नीना ने फिर हार कर अमय से अपने मन की बात कह दी। उन्होंने कहा, अमय, समझो बात को। महेंद्र पाठक कोमा में है पर जिंदा है। ऐसे में मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती हूं? महेंद्र पाठक का नाम सुनकर अमय की उम्मीदों का बलून फूट गया। अमय ने अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा, अरे यार, मैं उस बुढ़े को कैसे भूल सकता हूं? मैंने तो सोचा था कि अब रिया के हादसे के बाद नीना पांडे मुझे अपना लेगी, पर ये महेंद्र पाठक मेरे रास्ते का कांटा बना बैठा है। कोमा में है, मर क्यों नहीं जाता? अगर पहले होता तो मैं उस महेंद्र पाठक को ही टपका देता, पर अभी कैसे? अभी वो ऋषि सिंघानिया की प्रोटेक्शन में है। अभी तो मैं उसे छू भी नहीं सकता। ये सब सोचकर अमय ने हार कर साय किया। उसे अपनी मंजिल खुद से दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। क्या अमय अपने सपनों के बीच महेंद्र पाठक को आने देगा या अपने रास्ते के कांटे को जड़ से निकाल फेंकेगा? क्या जूही अपने पापा को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अमय ने नीना पांडे से शादी करने की बात कही थी, पर नीना पांडे ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि अभी महेंद्र पाठक जिंदा था। तो अब अमय महेंद्र पाठक को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगा था, पर उसे मालूम था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब महेंद्र पाठक ऋषि सिंघानिया की प्रोटेक्शन में है। अमय ने हार कर साय किया, जिसे सुनकर नीना पांडे ने उससे कहा, अमय, आई एम सॉरी। मैं चाह कर भी हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पा रही हूं, पर अभी। अमय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर बड़े फायदे के लिए उसने अपना मुंह बंद ही रखा। अमय ने फिर नीना पांडे से प्यार से कहा, नीना, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं। मैं तो बस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देना चाहता था। तुम्हें फोर्स करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आई एम सॉरी। नीना पांडे अमय की बात सुनकर इमोशनल हो गई। उन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाकर अमय से कहा, आई नो। अमय इतने गुस्से में था कि अभी उससे नीना पांडे से प्यार का नाटक भी नहीं हो रहा था। तो अमय ने नीना पांडे को गले से लगा लिया, ताकि उसे नीना पांडे से और झूठी मीठी बातें ना करनी पड़े। जहां एक और अमय को नीना पांडे से इरिटेशन हो रही थी, वहीं एक यंग, हैंडसम और वेल बिल्ट आदमी को अपनी बाहों में पाकर नीना पांडे बहुत खुश थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इसी आदमी का बस चलता तो वो अभी उनकी जान ले लेता। फिर नीना पांडे ने अमय से थोड़ा दूर होकर कहा, अमय, अब तुम घर जाओ, थोड़ा आराम कर लेना। मैं भी अब रिया के पास जा रही हूं। अमय ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और नीना पांडे के गालों को सहलाते हुए बोला, तुम अपना ख्याल रखना और ज्यादा टेंशन मत लेना। कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, ओके? नीना पांडे ने अमय का हाथ पकड़कर धीमे से कहा, ओके। नीना पांडे ने फिर अमय के कोट का कॉलर सही किया और उससे कहा, अब तुम जाओ, बाय। अमय ने एक और बार नीना पांडे को गले से लगाया और फिर वो वहां से चला गया। नीना पांडे वार्ड के बाहर खड़े होकर अमय को जाता देखती रही। दूर से देखने में तो ऐसा लग रहा था कि दो प्यार करने वाले एक दूसरे से बिछड़ने के गम में हैं, पर असलियत हमेशा वो नहीं होती जो दिखाई देती है। तभी तो नीना पांडे से दूर जाते ही अमय से अपने कोट को ऐसे झाड़ा जैसे किसी गंदी चीज को अपने ऊपर से हटा देना चाहता हो, और उन हाथों ने, जिन्होंने कुछ पलों पहले नीना पांडे के गालों को छुआ था, वो उनको साबुन से रगड़कर धुल रहा था। अमय ने अपने हाथों को देखकर खुद से कहा, न जाने कितने दिन और मुझे उस नीना पांडे के साथ प्यार का नाटक करना पड़ेगा। उसको छूता हूं तो मेरे शरीर में कीड़े रेंग जाते हैं। डिस्गस्टिंग। अमय के जाने के बाद नीना पांडे ने गहरी सांस ली और वो रिया के वार्ड के अंदर चली गई। रिया अभी खिड़की से बाहर का मौसम देख रही थी। रिया को देखकर नीना पांडे ने उससे पूछा, रिया बेटा,
अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? बेटर फील कर रही हो? रिया ने एक नजर नीना पांडे की ओर देखा। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर वापस से खिड़की के बाहर देखने लगी। रिया को काम देखकर नीना पांडे ने चैन की सांस ली। वो भी रिया के पास जाकर खड़ी हो गई। नीना पांडे ने रिया से पूछा, क्या देख रही हो बेटा? रिया ने पेड़ की पत्तियों को जमीन पर गिरता देखा और उसने नीना पांडे से कहा, मौसम जो इस वक्त बिल्कुल मेरी तरह है, टूटा, बिखरा और कोल्ड। रिया की ऐसी बातें सुनकर नीना पांडे परेशान हो गई। उन्होंने रिया से कहा, रिया, अपने बारे में ऐसा कुछ मत कहो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। जो गलती थी उन आदमियों की थी और मैं उनको सजा दिला कर रहूंगी। ये सुनकर रिया ने नीना पांडे की ओर देखकर उनसे पूछा, अच्छा, तो फिर ऋषि और जूही का क्या होगा? ऋषि और जूही का नाम एक और बार रिया के मुंह से सुनकर नीना पांडे का सिर चकराने लगा, पर नीना पांडे ने हिम्मत नहीं हारी। वो रिया को समझाने लगी। उन्होंने कहा, रिया ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं वापस से और अच्छे से सब कुछ इन्वेस्टिगेट करूंगी। और नीना पांडे कुछ और कहती, उससे पहले ही रिया चीख कर बोल पड़ी, आगे इन्वेस्टिगेट करेंगी? क्या इन्वेस्टिगेट करना है? मैं कह रही हूं ना कि ये सब जूही और ऋषि का किया हुआ है। आप सुनती क्यों नहीं है? कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता? नीना पांडे ने रिया को समझाते हुए वापस से कहा, रिया, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूं, समझ भी रही हूं, पर तुम भी तो मेरी बात सुनो। नीना पांडे की इतना कहते ही रिया उनकी ओर देखने लगी, मानो पूछ रही हो, क्या? तो नीना पांडे ने अपनी बात आगे कही, रिया, मुझे नहीं लगता कि जूही और ऋषि ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है। इस पर रिया फिर गुस्से में कहने लगी, क्यों नहीं लगता आपको? जब मैं आपको बता रही हूं तो आप मानती क्यों नहीं है? मैं खुद उस दिन उन आदमियों को कहते सुनी थी, पर पता नहीं अब वो लोग अपनी बात से क्यों पलट रहे हैं। नीना पांडे ने इस पर रिया का हाथ पकड़कर उससे कहा, रिया, मैं समझती हूं तुम्हें, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके सब ठीक कर दूंगी, एक एक को सजा दूंगी। फिर रिया ने पूछा, ऋषि और जूही को भी? इस पर नीना पांडे ने हार कर कह दिया, हाँ, उनको भी। नीना पांडे की यह बात सुनकर रिया को एक पल को चैन आया ही था कि नीना पांडे ने आगे कह दिया, अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो। ये सुनकर रिया को वापस से बहुत तेज गुस्सा आने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं कब से कही जा रही हूं, आप सुनती क्यों नहीं है? फिर रिया ने थोड़ा रुक कर कहा, हिया, आप ऋषि से डर गई है। हाँ, यही बात है, आप उससे डर गई है, इसीलिए अपनी बेटी का बदला भी नहीं लेना चाहती। रिया को वापस से एजिटेटेड देखकर नीना पांडे घबरा गई। उन्होंने रिया को शांत करने की कोशिश की, उससे कहा कि वो सबको सजा देंगी, पर अब रिया को नीना पांडे की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था। रिया मन ही मन सोच रही थी, ये माँ मेरे लिए कुछ नहीं करेंगी, अब जो करना होगा वो मुझे ही करना होगा। माँ को सिर्फ अपनी कंपनी, अपने नाम और उस टॉय बॉय की पड़ी है, इन्हें मेरा तो ख्याल ही नहीं है। तो मैं क्यों करूं किसी का ख्याल? इन्हें डर है ना ऋषि का, तो डरे, मैं किसी से नहीं डरती। मैं हर किसी से अपना बदला लूंगी और उसकी शुरुआत होगी उस जूही से। ये सब सोचकर रिया एकदम शांत हो गई और वापस से खिड़की के बाहर देखने लगी। रिया को शांत देखकर नीना पांडे थोड़ा सरप्राइज्ड हो गई। उन्होंने रिया को बुलाकर उससे पूछा, रिया, क्या हुआ? क्या करने का सोच रही हो? इस पर रिया ने बिना नीना पांडे की ओर देखे कह दिया, क्या सोचूंगी मैं, खाली बैठी ही तो हूं। रिया का इतना शांत अंदाज देखकर नीना पांडे ने वापस से उससे पूछा, तो अब तुम ऋषि और जूही के बारे में क्या करने का सोच रही हो? ऋषि और जूही का नाम सुनकर रिया की आंखों में गुस्सा तो आया, पर अब उसकी जुबान पर बदले की बात नहीं थी। उसने नीना पांडे की ओर देखकर कहा, मैं कुछ भी सोचकर क्या ही कर लूंगी। रिया की इस बात पर नीना पांडे ने चैन की सांस ली। वो मन ही मन बहुत खुश हुई। उन्होंने खुद से कहा,
ये एक्सीडेंट के बाद रिया बहुत बदल गई है। अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही। पहले तो जो इसके मन में आता था वो बिना किसी फिल्टर के सबके सामने कह दिया करती थी, पर आजकल ये अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। कभी कभी तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। नीना पांडे ने फिर अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहा, अब लगता है कि सच में मेरी बेटी बड़ी हो गई है, पर इस बदलाव के लिए इसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। पर कहते हैं ना कि कभी कभी बुराई में भी कुछ अच्छा हो जाता है। कम से कम इन सबके बीच रिया मैच्योर तो हो गई। रिया अगर इस वक्त नीना पांडे की बात सुन लेती तो उन्हें भर भर कर कोसती। कौन सी माँ अपनी बेटी के ऐसे हादसे में कुछ अच्छा ढूंढ सकती है। फिर नीना पांडे ने मुस्कुराकर रिया से कहा, रिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम बस यहाँ आराम से अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। नीना पांडे की स्माइल देखकर रिया ने मन ही मन खुद से कहा, माँ, हंस लो आपको जितना हंसना है, पर जल्दी ही मैं खुद सबसे अपना बदला लूंगी। एक एक कदम चलकर मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगी। इसके लिए अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आपके भी नहीं। बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं। फिर रिया को ओबिडेंट देखकर नीना पांडे भी इमोशनल हो गई। उन्होंने रिया से कहा, रिया, मैं पक्का और अच्छे से सब कुछ इन्वेस्टिगेट करूंगी, और अगर सच में ऋषि और जूही का तुम्हारे केस में जरा सा भी हाथ हुआ तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इस बार रिया ने नीना पांडे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। रिया को शांत देखकर नीना पांडे ने सोचा, मेरी बेचारी रिया, कहीं खराब मौसम को देखकर इसका मूड भी खराब ना हो जाए। इसे चेंज की जरूरत है। ये सोचकर नीना पांडे ने रिया से कहा, रिया, चलो हम कहीं और चलते हैं। तुम भी एक ही रूम में रहकर बोर हो गई होगी ना, चलो हम बाहर चलते हैं। पर रिया ने बाहर जाने की बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर भी नीना पांडे ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से रिया से कहा, रिया, चलो बेटा, बाहर चलते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ हॉस्पिटल में एक बहुत सुंदर गार्डन है, चलो वहीं चलते हैं। अब भी रिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो नीना पांडे ने आगे कहा, बेटा चलो ना, बाहर चलोगे तो तुम्हारा मन बदलेगा। फिजिकल रिकवरी के लिए मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। रिकवरी की बात पर रिया का ध्यान गया तो उसने अब नीना पांडे से कह दिया, ठीक है चलिए। नीना पांडे रिया के इस चेंज से बहुत खुश हो रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि रिया के मन में तो सिर्फ बदला चल रहा था। रिया ने मन ही मन सोचा था, अगर बाहर जाने से मैं जल्दी ठीक होंगी तो वही सही। मैं अभी हर वो चीज करूंगी जिससे मैं जल्दी ठीक हो सकूं, ताकि ऋषि और जूही से मैं अपना बदला ले सकूं। फिर नीना पांडे रिया को अपने साथ हॉस्पिटल के वीआईपी गार्डन की ओर ले गई। पर नीना पांडे को क्या पता था कि वो रिया को बदलावों की तरफ नहीं, बल्कि उसके बदले की तरफ लेकर जा रही थी। क्या गार्डन में रिया और जूही का आमना सामना हो जाएगा? कैसे रिएक्ट करेगी रिया जूही को देखकर? क्या ऋषि जूही को रिया के बुरे इरादों से बचाने में कामयाब हो पाएगा? क्या ऋषि और जूही का प्यार रिया के पागलपन का सामना कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। नीना पांडे ने रिया को बेटर फील कराने के लिए उसको हॉस्पिटल के वीआईपी गार्डन में ले जाने का फैसला किया था। रिया भी अपनी बेटर रिकवरी के लिए गार्डन में जाने के लिए मान गई थी। पर गार्डन में तो ऋषि और जूही अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उन्हें कहाँ पता था कि तूफान उनकी ओर खुद चल कर आ रहा था। आज का मौसम थोड़ा खराब था। तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी। पत्ते उड़ उड़ कर जूही के कदमों में आ रहे थे। जूही ने एक लीफ को उठाकर अपने हाथ में रखा और वो उठकर कहीं चली गई। जूही बस एकटक उस लीफ को खुद से दूर जाता देखती रही। तभी साइड से ऋषि ने जूही से कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? ऋषि बहुत देर से बस जूही को देख रहा था। उसकी खूबसूरती आज नेचर के बीच आकर और भी खिल गई थी। जूही को अभी अपने अच्छे वक्त पर यकीन नहीं होता था। उसे सब कुछ बस एक सुंदर सपने सा लगने लगता था। ऋषि का प्यार, उसका साथ, उसकी परवाह, सब बहुत खूबसूरत था। तभी तो
जूही डरती थी कि उसकी इन खुशियों पर किसी की नजर ना लग जाए। जूही ने फिर ऋषि की ओर देखकर उससे कहा, कहीं नहीं, बस सोच रही हूं कि ये टाइम भी कितनी जल्दी बीत जाता है ना। ऋषि ने जूही की बात सुनकर उससे पूछा, जल्दी? फिर कुछ सोचकर ऋषि ने कहा, हाँ शायद। ऋषि मन ही मन सोच रहा था, हाँ, टाइम मेरे लिए हमेशा से बहुत जल्दी ही बीतता था। पहले डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग्स और काम के बीच कब सुबह से रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। और आजकल भी जूही के साथ वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। हाँ, बस फर्क इतना है कि अब मैं हर वक्त टेंशन में नहीं रहता। कभी कभी तो बस जूही को देखते रहो और टाइम का पता नहीं चलता। ऋषि को खोया खोया देख जूही ने छेड़ते हुए ऋषि को कहा, मिस्टर सिंघानिया, कहाँ खो गए? जूही की आवाज से ऋषि का ध्यान टूटा और उसने जूही की ओर देखकर उससे पूछा, हाँ? ऋषि को यूं कंफ्यूज देखकर जूही को हंसी आ गई और उसने ऋषि का गाल खींचते हुए उससे कहा, हाउ क्यूट। जूही को यूं अपने ऊपर हंसता देख ऋषि ने उससे कहा, मिसेस सिंघानिया, आप दिन ब दिन बहुत बोल्ड नहीं होती जा रही हैं, मुझ पर हंस रही हैं। ऋषि का झूठा गुस्सा देखकर जूही ने ऋषि की आंखों में देखकर उससे पूछा, हाँ, हंस रही हूं। तो क्या कर लोगे तुम? ऋषि जूही के इसी अंदाज पर तो जान छिड़कता था। उसने जूही से हंस कर कहा, अच्छा जी, क्या कर लूंगा मैं, अभी दिखाता हूं। इसके बाद ऋषि ने जूही को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। जूही भी इस पर हंसने लगी और जूही की हंसी देखकर ऋषि के होठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। जूही ने मुस्कुराते हुए ऋषि के सीने पर अपना सिर टिका दिया और ऋषि की धड़कनों को सुनने लगी। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, जूही की बेचैनी बढ़ रही थी। जूही मन ही मन खुद से कह रही थी, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इतने अच्छे पल को भी खुलकर क्यों नहीं जी पा रही हूं? बार बार मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। क्या है ये? किसी मुसीबत का इशारा या सिर्फ मेरा एक वहम है? इतने में ऋषि ने जूही के बालों को सहलाकर उससे पूछा, जूही, क्या हुआ? जूही ने ऋषि को पकड़े हुए ही अपना सिर ना में हिला दिया। इस पर ऋषि ने जूही का चेहरा अपनी ओर किया और उसके गालों को छूकर बोला, अच्छा, तो फिर इस प्यारी सी नाक में टेंशन क्यों बैठी है? ऋषि की इस चीजी लाइन को सुनकर जूही हंसने लगी। तब ऋषि ने जूही से कहा, तुम यूं ही हंसती रहा करो। जब तुम सैड होती हो ना, तो बहुत अगली लगती हो। जूही जानती थी कि ऋषि उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने भी फेक गुस्सा दिखाते हुए ऋषि से कहा, अगली? मैं अगली कभी नहीं। जूही अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही ऋषि ने जूही को अपने करीब खींचा और उसे किस करने लगा। जूही जितना भी ऋषि के करीब हो, ऋषि को कभी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था। उसे हमेशा से लगता था कि उसे अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। पर अब वो किसी के साथ नहीं, बल्कि अपने प्यार के साथ था। तो ऋषि बहुत खुश था। वो हर पल चाहता था कि जूही उसके साथ रहे, ताकि उसे यकीन हो सके कि वो अकेला नहीं है। उसका प्यार, उसकी जूही उसके साथ है। कुछ देर बाद जूही शर्माते हुए ऋषि का कोट ठीक करने लगी, जो किस करते टाइम उसी ने खराब कर दिया था। ऋषि भी मुस्कुराकर जूही के सिर पर पड़ी पत्तियों को हटाने लगा। सीन वाकई में बहुत खूबसूरत था। नेचर के बीच दो प्यार करने वाले एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। पर यह खूबसूरती किसी को रास नहीं आ रही थी। रिया गार्डन के एंट्रेंस में खड़ी थी। वो ऋषि और जूही को एक दूसरे के साथ खुश देखकर आग बबूला हो रही थी। फिर ऋषि ने जूही से कहा, आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है, चलो अब वापस चलते हैं। इस पर जूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ऋषि ने जूही की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया और जूही ने मुस्कुराकर ऋषि का हाथ थाम लिया। ऋषि की वार्मथ से जूही के बेचैन दिल को सुकून मिल गया। ऋषि जूही साथ में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी जूही अपनी जगह पर ही रुक गई। ये देखकर ऋषि ने कंफ्यूज्ड होकर जूही की ओर देखा, पर अभी जूही ऋषि की ओर नहीं देख रही थी।
उसकी नजरें सामने किसी चीज पर टिकी हुई थी, जिसे देखकर जूही के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। जूही को यूं देखकर ऋषि ने उससे पूछा, क्या हुआ? और फिर ऋषि ने भी उसी ओर अपनी नजरें घुमा दी जहां जूही देख रही थी। तो ऋषि ने पाया कि गार्डन एंट्रेंस पर रिया नीना पांडे के साथ खड़ी थी। रिया को देखकर ऋषि के मन में पहला ख्याल आया, ये यहां क्या कर रही है? फिर ऋषि की नजर रिया के हॉस्पिटल गाउन पर पड़ी। रिया को ऐसे देखकर ऋषि ने मन ही मन सोचा, इसकी क्या से क्या हालत हो गई है। पर जो भी हो, इससे जूही का कोई लेना देना नहीं है। मैं जूही के पास्ट की किसी भी बुरी याद को उस तक पहुंचने भी नहीं दूंगा। ऋषि ने जूही के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लेट्स गो। पर जूही आगे नहीं बढ़ी। वो मन ही मन खुद से कह रही थी, रिया ये जरूर उस हादसे के बाद अब तक सदमे में होगी। ऐसे में मेरा उसके सामने जाना ठीक नहीं रहेगा। रिया ने मुझे हमेशा से नापसंद किया है। ऐसे में अभी मेरा उससे दूर रहना ही ठीक होगा। कहीं ये मुझे देखकर भड़क ना जाए। और अभी मैं इससे झगड़ा नहीं करना चाहती। मैं अपनी लाइफ में ऋषि के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अपने पास्ट का साया भी अपनी आज की खुशियों पर नहीं पड़ने देना चाहती। वो लोग अपनी जिंदगी जिए और मैं अपनी। ये सब सोचकर जूही ने ऋषि को रोकते हुए कहा, ऋषि चलो ना, हम किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं। पर ऋषि ने जूही की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जूही, तुम मिसेस जूही ऋषि सिंघानिया हो। तुम किसी के सामने नहीं झुकती। तुम किसी के लिए रास्ता नहीं बदलती। ये बात याद रखो और बाकियों को भी याद दिलाओ। इतना कहकर ऋषि ने जूही का हाथ थाम लिया और उससे कहा, लेट्स गो। ऋषि की बात सुनकर जूही ने धीमे से कहा, पर ऋषि ने जूही की एक ना सुनी। उसने जूही को अपनी बाहों में भर लिया और उससे फिर से बोला, चलो। इस बार जूही ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, ओके। फिर ऋषि जूही को अपने साथ गार्डन गेट की ओर ले जाने लगा। ऋषि और जूही को अपनी और रिया की ओर आता देख नीना पांडे की तो जान ही निकलने लगी। वो बस मन ही मन खुद से कह रही थी, ये ऋषि और जूही यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हॉस्पिटल में आई भी तो गार्डन में आने की क्या जरूरत पड़ गई इनको? मैं तो यहाँ रिया को रिलैक्स करवाने के लिए लेकर आई थी, पर यहाँ तो। नीना पांडे ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि रिया गुस्से में आकर ऋषि और जूही के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दे कि रिया को लेने के देने पड़ जाए। नीना पांडे ने जूही और ऋषि को करीब आता देख रिया से कहा, रिया देखो, यहाँ गार्डन में कुछ नहीं रखा और हवा भी बहुत तेज चल रही है, तो क्यों ना हम वापस चलें? हाँ चलो रिया, वापस चलते हैं। पर अभी रिया ने नीना पांडे की एक ना सुनी। उसने नीना पांडे का हाथ अपने ऊपर से झटक कर कहा, नहीं, डोंट टच मी। रिया की आंखों में अभी नफरत की आग जल रही थी। वो मन ही मन खुद से कह रही थी, जूही, ऋषि, तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी एक लिविंग हेल बन गई है और तुम दोनों यहाँ मजे कर रहे हो। डिस्गस्टिंग। पर नहीं, मैं ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने दूंगी। मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद कैसे मेरा सामना कर पाते हो। रिया का शरीर गुस्से में कांपने लगा था। ये देखकर नीना पांडे बहुत नर्वस हो गई। वो रिया को वहां से ले जाना चाहती थी, पर रिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। नीना पांडे का घबराहट के चलते सिर चकराने लगा। उन्होंने भगवान से सवाल किया, भगवान, क्यों मेरा एक भी दिन शांति से नहीं बीतता? अभी रिया इतने गुस्से में है। ऐसे में अगर उसने जूही के साथ कुछ करने की भी कोशिश की तो ऋषि तो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। और ये रिया कुछ समझती ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाओ। नीना पांडे के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। जूही और ऋषि धीमे धीमे पर रिया की ओर चलते आ रहे थे और रिया किसी भी पल जूही पर हमले के लिए तैयार थी। एक कदम, दो कदम। जूही और ऋषि के बढ़ते कदमों के साथ नीना पांडे की धड़कनें भी बढ़ रही थी। पर नीना पांडे अब रिया से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्होंने सोचा, अभी तो मैं रिया को कुछ भी नहीं कह सकती। अगर उसे मेरे कुछ कहने से ज्यादा गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूंगी? वैसे ही रिया को संभालना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे
रिया के करीब जूही पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही जूही के पास डिसइंफेक्टेंट की स्मेल पहुंच गई। जूही ने रिया की चोट और उसके घाव देखे। ये सब देखकर जूही का रिया से बहस करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। जूही अपनी जिंदगी में खुश थी, वो और किसी से कुछ भी नहीं चाहती थी। तो जूही ने ऋषि का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। जब ऋषि ने जूही की ओर देखा तो जूही ने सिर हिलाकर ऋषि से कहा, प्लीज मेरे लिए। जूही की रिक्वेस्ट के सामने ऋषि ने हार मान ही ली और वो दोनों थोड़ा साइड हो गए। अब वो सीधे रिया के सामने नहीं पड़ेंगे। पर क्या रिया ये चाहती थी? नहीं, वो तो आमना सामना ही चाहती थी। नीना पांडे ने ऋषि और जूही को साइड हटता देख चैन की सांस ली और भगवान से प्रे करने लगी, भगवान जी अब बस रिया कुछ ना करे प्लीज। पर जैसे ही जूही रिया के पास से गुजरने वाली थी वो ठहर गई। आखिर क्यों जूही रिया के पास रुक गई? क्या जूही रिया से कुछ कहना चाहती है? पर क्या? और रिया अब वो कैसे रिएक्ट करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।